बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आगे हम आज पढ़ेंगे कि मैंने पीछे, जैसे कि आपको पता है कि इनवर्टिब्रेट्स का ये टॉपिक चल रहा है कि इनवर्टिब्रेट्स में मूवमेंट कैसे होती है। उनमें हमने कुछ इनवर्टिब्रेट्स में टॉपिक पढ़ लिया, जैसे कि हमने जेलीफिश में पढ़ लिया। जेलीफिश आपको भी पता है और मुझे भी पता है, स्नाइडेरिया जो क्लास है इनवर्टिब्रेट्स की, उसका हिस्सा है जेलीफिश। और उसके बाद अर्थवर्म जो है वो भी पढ़ लिया है। अर्थवर्म एक और क्लास का हिस्सा है इनवर्टिब्रेट्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अभी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ उसी पिक्चर में से। अब आ गया कॉकरोच। कॉकरोच भी मैं आपको एक दफा ले चलता हूँ उसी पिक्चर की जानिब, जो मैंने पिक्चर आपको पहले भी दिखाई थी कि जिसमें ये क्लासेस का तस्करा हो रहा था। ये वाली पिक्चर है वो, अभी आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगी। ये वाली पिक्चर है। तो जो अर्थवर्म है वो बेसिकली क्लास एनिलिडा का एक जानवर है, एनिमल है। और जो जेलीफिश है वो स्नाइडेरिया का जानवर है, क्लास स्नाइडेरिया का। और जबकि कॉकरोच जो है वो हमें भी पता है, आपको भी पता है, आर्थ्रोपोडा का इंसेक्ट इंसेक्ट्स में आता है। तो कॉकरोच आर्थ्रोपोडा का एक एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, आर्थ्रोपोडा की क्लास में आता है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर भी एक मेरे ख्याल में तो इसने कॉकरोच ही बनाया हुआ है। शायद आपको भी कॉकरोच लग रहा हो, और भी चीज़ हो सकती है कि ये पक्का कंफर्म नहीं है क्या चीज़ है, लेकिन लग कॉकरोच ही रहा है। चले। The mode of locomotion in cockroach is swift walking, but it also takes to flight by its wings। जो कॉकरोच की मतलब मोड कहते हैं जरिया को, हरकत का जरिया है वो। एक तो ये है कि ये बहुत तेजी से चलता है। आपने कॉकरोच को चलते हुए देखा होगा, काफी तेजी से चलता है। और असल में वो जो बड़े वाला कॉकरोच है वो जरा कम तेजी से चलता है। जो इसके छोटे कॉकरोच आजकल मार्केट में आ रहे हैं नए वाले, वो शायद किसी ने वायरस पाकिस्तान में फैला दी है। तो वो वाले जो कॉकरोच आ रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं। और उन मेरे रूम में पिछले साल और इस साल भी तकरीबन उनका अजाब ही आया हुआ था। बहुत ज़्यादा थे, खाने वाली चीज़ जगहों पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वो। तो बाद में खैर मैंने एक स्प्रे मंगवाई थी, पाउडर मंगवाया था जिससे वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन इसका जो दूसरा तरीका है, एक तो स्विफ्ट वॉकिंग है, ठीक है, और दूसरा जो है वो है कि ये फ्लाइट भी करता है, यानी कि ये उड़ भी जाता है। आपने कॉकरोच को उड़ते हुए शायद देखा हो ना देखा हो, लेकिन ये उड़ता भी है क्योंकि इसके विंग्स भी होते हैं, पर होते हैं इसके विंग्स। इन वॉकिंग द लेग्स आर यूज्ड ऑन वन साइड, द फोर लेग्स पुल द बॉडी फॉरवर्ड एंड द हाइंड लेग पुशेस इट इन द सेम डायरेक्शन। वॉकिंग में एक साइड की सिर्फ टांगे यूज होती हैं। ये बात मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ पिक्चर दिखा के इसकी। फोर लेग्स, फोर मैंने पहले भी बताया था, फोर हम आगे को कहते हैं, FORE, फोर जो होता है आगे को कहते हैं। HIND हाइंड जो है वो पीछे को कहते हैं। ये है फोर लेग और ये है हाइंड लेग। तो अगली वाली टांगे आगे की तरफ खींचेगी। जिस तरह एक फोर व्हीलर गाड़ी होती है ना, जो फोर व्हीलर गाड़ी होती है उसके चारों टायर ही काम कर रहे होते हैं। उसमें कि आगे वाले टायर जो होते हैं वो आगे की तरफ गाड़ी को खींचते हैं और पीछे वाले टायर धक्का लगाते हैं गाड़ी को। और इसी तरह ही हाइंड लेग जो इनकी जो हाइंड लेग है वो पीछे से पुश करेंगी सेम डायरेक्शन। द मिडल लेग ऑफ द अपोजिट साइड एक्ट एज अ प्रोप। जबकि जो जो है ना मिडल लेग है दूसरी साइड की ये आपको भी समझ आ जाएगी इस पिक्चर में, वो प्रोप के तौर पर काम करेगी। प्रोप है, प्रोप उस चीज को देती कहते हैं जो सहारा देती है, यानी कि ये अपोजिट साइड की जो मिडल लेग है वो सहारा देती है। अब मैं पिक्चर पर ले जाता हूँ, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाता। कॉकरोच को मैंने ऐसा किया कि कॉकरोच को बिल्कुल, एक कॉकरोच पकड़ा और उसको उल्टा कर भी गया, और उसकी जो पिक्चर थी वो मैंने खींच ली। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, मैंने गूगल से ये पिक्चर निकाल दी है। और इस कॉकरोच की पिक्चर वैसे ही है। ये देखिए कॉकरोच उल्टा पड़ा हुआ है और उसकी टांगे नजर आ रही हैं। इसकी तीन टांगे इधर हैं और तीन टांगे इधर हैं, टोटल छह टांगे होती हैं, यानी कि तीन पेयर हैं टांगों को। एक टाइम पर जो है वो तीन टांगे यूज हो रही होती हैं, ठीक है। ये मैं पहले लेबल करने के लिए पेंसिल उठा लेता हूँ। अच्छा, ये फर्ज करें एक टाइम पर ये और दूसरी साइड की दरमियान वाली टांगे यूज होगी, तब दूसरी टांगे यूज नहीं हो रही होंगी। यानी कि ये जो दो टांगे हैं, ये वाली टांग इसको आगे की तरफ खींचेगी,
ये वाली टांग उसी डायरेक्शन में पीछे से धक्का लगाएगी, और जो ऑपोजिट साइड की दरमियान वाली टांग है ना, वो सहारे के तौर पर इस्तेमाल करेगा। फिर क्या करेगा, अगले ही पल ये फिर ये वाली टांग यूज करेगा, ये वाली टांग यूज करेगा, और दरमियान दूसरी साइड की दरमियान वाली टांग को यूज करेगा। अब ये वाली टांग इसको आगे की तरफ खींचेगी, फिर ये वाली टांग इसको आगे की तरफ धक्का लगाएगी, और ये वाली टांग जो है वो सहारे के तौर पर यूज होगी। तो दोनों साइडों की टांगे सहारे के तौर पर यूज होंगी, और आगे और पीछे वाली धक्का लगाएंगे और खींचेंगे आगे। इन द मीन टाइम द रिमेनिंग थ्री लेग्स बिगिन टू मूव टुगेदर एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। यही कह रहा है कि पहले वो पहले यानी कि पहले तीन टांगे मूव कर रही पहले तीन टांगे अपना काम करती हैं, और फिर उसी मीन टाइम यानी कि थोड़े से टाइम में के बाद ही जो बाकी की तीन लाख टांगे हैं वो भी काम करती हैं, ठीक है, वो भी इकट्ठा हरकत करती हैं, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है तीन तीन की शक्ल में। लेकिन तीन एक साइड की एक दफा ही काम नहीं करती, दो एक साइड की यूज होती हैं, और दरमियान वाली जो दूसरी साइड की है ना वो यूज होती है, जैसा कि मैंने पिक्चर में दिखा दी। आउट ऑफ द टू पेयर्स द पोस्टीरियर पेयर ऑफ विंग्स ब्रिंग अबाउट द फ्लाइट। जो इसके दो पेयर्स होते हैं इसके विंग्स के, यानी कि परों के, इसके दो पेयर होते हैं, चार पर होते हैं इसके। तो जो पिछला पेयर है ना इसका, उनसे इसको फ्लाइट मिलती है। ये दीज बीट इन द एयर, यानी कि ये बहुत जोर जोर से हवा में फड़फड़ाते हैं, और इस मैनर में फड़फड़ाते हैं कि ये बॉडी वेट को सपोर्ट देते हैं, यानी कि सपोर्ट मिलती है बॉडी वेट की, क्योंकि उड़ना बहुत मुश्किल है जब तक, पर बहुत जोर से अगर फड़फड़ाएंगे फिर ही कोई चीज उड़ सकेगी। तो और एंड ड्राइव इट थ्रू दी एयर, ये ना सिर्फ बॉडी वेट को सपोर्ट करते हैं बल्कि आगे भी धकेलते हैं, क्योंकि जब हवा में ही कॉकरोच उड़ गया फिर इसकी टांगों का रोल नहीं रह गया कोई भी, फिर इसके परों का ही रोल है, परों की ताकत से उड़ेगा फिर ये। ठीक है जी। अब आगे आ गया स्नेल्स में। स्नेल्स भी इनवर्टिब्रेट्स का ही हिस्सा है। स्नेल्स कहाँ पर हैं, ये मैं दिखा देता हूँ जी, स्नेल्स कहाँ पर हैं। ये मोलस्क्स जो हैं, इनकी एग्जांपल है स्नेल्स, ठीक है, इनकी एग्जांपल्स है स्नेल्स। और असल में ये स्नेल ही दिखाया हुआ है, ये स्नेल ही है। तो इसका जो निचले वाला ये जो गोश्त वाला हिस्सा होता है, इसको इसका फुट कहते हैं, और ये इसकी मदद से चलता है। इसके अंदर काफी मसल वगैरह होते हैं, तो ये यहाँ पर मसल मूव करते हैं, तो ये हरकत करता है। शायद मैंने स्नेल की एक बड़े वाली पिक्चर भी डाउनलोड करके रखी है, वो कहीं रखी तो हुई है शायद, हाँ रखी हुई है। चलो, ये आ गई स्नेल। दोबारा से देख लेते हैं, मैंने पहले भी ये पिक्चर शायद आपको दिखाई हुई है, दोबारा से देख लेते हैं। ये स्नेल का शेल है, ये इसको जिसको हम इसका एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये इसका माउथ उसने बताया हुआ है, टेंटिकल आई टेंटिकल, फिर यानी कि दो आई हैं, दो टेंटिकल हैं, ये याद करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्पॉटर मूवमेंट को बात कर रहे हैं। तो एक्सोस्केलेटन इसकी प्रोटेक्शन करता है। फुट, ये हिस्सा फुट है, क्योंकि ये इसको आगे आगे मूव करवाता है, यहाँ इसके मसल मूव करेंगे तो ये आगे आगे मूव करता है। ठीक है, ये स्नेल की मैंने पिक्चर दिखा दी आपको, बड़ी प्यारी पिक्चर है। और स्नेल भी एक जानवर है लेकिन इनवर्टिब्रेट। स्नेल्स एंड मसल्स आर मोलस्क, जैसे कि मैंने बताया कि ये मोलस्क है की एग्जांपल है स्नेल्स, और मसल्स भी कुछ इस तरह के ही होते हैं। विच क्रॉल और मूव वेरी स्लोली बाय फुट, और ये अपने फुट के साथ रेंगते हैं। और क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, बड़े स्लोली स्लोली रेंगना। लोकोमोशन इन स्टारफिश, स्टारफिश भी एक इनवर्टिब्रेट है जी। स्टारफिश भी देख लेते हैं कहाँ पर है। ये आपको नजर आ रहा है स्टारफिश, ठीक है। इकिनोडर्मेटा, शायद मैंने इसको पहले जेलीफिश कह दिया, गलत कहा। नहीं, जेलीफिश की तो एग्जांपल ऊपर है ना, वो स्नाइडेरिया में आती है, सॉरी सॉरी। ये है, इसकी एग्जांपल आ गई, सॉरी, मैं इसको ऊपर हो गया। हाँ, ये मैं इसके ऊपर बड़ा सा जे लिख रहा हूँ। स्नाइडेरिया की एग्जांपल है जेलीफिश, ठीक है। और ये इकिनोडर्मेटा की एग्जांपल है स्टारफिश, इसका स्टार बना भी हुआ है, तो स्टारफिश की शक्ल की है। और ये कीनोडर्मेटा की आगे एग्जाम्पल बनती है, यानी कि ये क्लासेस हैं, ठीक है। हमने कौन कौन सी पढ़ ली, मैंने ये पोरीफेरा नहीं पढ़ाई, वो अपनी बुक मैंने लिखी हुई। ना ही फ्लैट वर्म पढ़ाया, ना ही निमाटोड, ये तीन उसने नहीं बताए, ये चारों ही पांचों ही बताए हैं। एनिलिड्स भी बताए, स्नाइडेरिया, मोलस्का, इकिनोडर्मेटा और ऑर्थोपेडा, यही पांच बताए। चलो, स्टारफिश। स्टारफिश मूव्स विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। स्टार फिश जो है ना वो ट्यूब फीट के साथ हरकत करती है, तो यानी कि हर एक की ना कुछ हरकत करने का जरिया है। जैसे कि यूग्लिना में इसका फ्लैजिलम है,
पैरामीशियम उसके सी पैरामीशियम में उसके सीढ़ियाँ, ये पिक्चर से याद कर लेंगे ना अगर आप इनकी, जैसे जो कि मैंने पिक्चर्स आपको दिखाई भी हैं और आपको भेज भी दूंगा, तो अब ये बड़ा इजीली याद हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ें याद करना दो दो दफ़ा पढ़ना ही है और ये याद हो जाएंगी। सेंटेंस तो खुद भी बना सकते हैं और कुछ याद भी कर लीजिए। ट्यूब फीड की भी मैं पिक्चर दिखा दूंगा। शुरू से मैं याद करवा देता हूँ। यूग्लिना की फ्लैजिलम थी, जैसा कि पिक्चर दिखाई थी। पैरामीशियम के सीलिया थे। अमीबा के सोडोपोड थे। उसके बाद आ गया अमीबा के बाद आ गया इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में सबसे पहले स्नाइडेरिया आया। स्नाइडेरिया में क्या था? जेलीफिश था। जेलीफिश में उसकी बेल थी जिसके अंदर पानी जाता था और वो बड़ी जोर से जेल बेल से पानी निकालता था और जेट प्रोपल्जन होती थी। उसके बाद अर्थवर्म आया। अर्थवर्म को मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ था, अब भी पढ़ाया हुआ। उसके मसल्स भी काम करते हैं और उसके नीचे नीचे छोटे छोटे ब्रिसल्स सिटाई होते हैं, वो भी काम करते हैं और उसका मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है। वो अच्छा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद कॉकरोच का आ गया। कॉकरोच की भी मैंने बताया। कॉकरोच की मैंने पिक्चर भी दिखाई कि कैसे 6 टांगे हैं और वो कैसे हरकत करती हैं और दो उसके विंग्स भी होते हैं। उसके बाद स्नेल्स बताया। स्नेल्स का फुट दिखाया जो कि मूव करवाता है। स्टार फिश की बात है। स्टार फिश में ट्यूबफिट है। ट्यूबफिट की भी मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। The two feet are present on both sides of radial canal that extends up to the tip of arm. ट्यूब फीट जो होते हैं ये दोनों साइड पर प्रेजेंट होते हैं रेडियल कनाल के, जो कि टिप ऑफ आर्म तक जाते हैं। ये मैं पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा इसकी समझ आएगी। मैंने पहले भी बताया था कि मेरी मेरी जो ये वीडियो है इसको आप 1.5x पर करके देख सकते हो। थोड़ा सा तेज हो जाएगा। अच्छा जी, चलो आ गई होगी आपके सामने पिक्चर। मैं इसको जूम कर सकता हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं उसने। लेकिन जो चीजें हमारे काम की हैं वो दो ही हैं, जो कि वर्ड यहाँ पर जिक्र। वैसे अगर आप देखो, मैं भी थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि एनिमल्स मैंने भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हुए। मैंने एमबीबीएस किया हुआ है तो इंसानों के साथ ही ज्यादा ताल्लुक वास्ता है मेरा। जिन्होंने जोलॉजी पढ़ी है उनको ये सारे एनिमल ही याद होंगे अच्छे तरीके से। मैंने उतने ही पढ़े हैं जितने कि आप पढ़ रहे हो। और जब मैं पढ़ रहा था तब इतनी ना ही इतनी पिक्चर्स थी हर चीज़ की। मेरे पास फोन तो था लेकिन तब इतना इंटरनेट नहीं अच्छा था। मुझे जो है वो बड़ा मुश्किल से ये सारी चीज़ें, लेक्चर भी इतने नहीं पढ़े हुए थे। ना चैट जीपीटी था ना गूगल। इतना गूगल पे पिक्चर्स थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी आज है। यानी कि ये तकरीबन कितने साल पहले की बात है? ये साल हो गए तकरीबन 8 साल पहले की बात है। तो अब इतना गूगल पर पिक्चर मवाद नहीं पड़ा था जितना अब पड़ा हुआ है। 8 सालों में गूगल में हर रोज इतना ऐड हो रहा है, तो हो रहा है, तो आज देखो कितना हो गया। ये देखो, ये स्टारफिश है जिसके 5 आर्म होते हैं, नजर आ रहे हैं। और स्टार की शक्ल की होती है इसलिए स्टारफिश कहते हैं। हाँ, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टारफिश जो है वो फिश नहीं है और ना ही जेली फिश एक फिश है। ठीक है, ये बात समझाई जाती है लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती। पता नहीं क्यों नहीं आती। स्टारफिश और जेली फिश जो है वो नहीं है। मैं 1 मिनट दूसरी पिक्चर दिखा के फिर आपको इस तरफ लेके आता हूँ। ये देखो, ये है स्टारफिश। सॉरी सॉरी सॉरी। ये है स्टारफिश और ये है एक जेलीफिश। ठीक है, मैं इसको जेलीफिश मान रहा हूँ। और ये दोनों, क्योंकि स्नाइडेरिया में होती है ना जेलीफिश, तो ये दोनों कहाँ पर पड़े हैं? ऊपर क्या लिखा हुआ है? इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती। जबकि फिश की जो डेफिनेशन है ना, आप गूगल पर भी जाके लिखोगे, फिश की डेफिनेशन है कि एक्योटिक एनिमल है, यानी कि समुद्र में रहने वाला एक जानवर है। चलो, जानवर तो ये भी हैं और एक्योटिक भी हैं। विच हैव अ बैकबोन, जिनकी बैकबोन भी होती है। फिश की बैकबोन होती है। ये ट्रू फिशेज नहीं है, इनके नाम में सिर्फ फिश आ रहा है। ये ट्रू फिशेज नहीं है। इनका जो साइंटिफिक नेम है ना, वो भी फिशेज वाला नहीं होगा। साइंटिफिक नेम आपने वो 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से चैप्टर में, शायद तीसरे चौथे चैप्टर में है। तो ये ट्रू फिशेज नहीं है दोनों, ये याद रखिएगा। चलो जेलीफिश पर, स्टार फिश पर दोबारा वापस आते हैं। अच्छा जी, तो इसमें देखो ये इसकी मतलब इसका पाइलोरस भी दिखाया हुआ है, स्टमक भी, और ये एनस इसके दरम्यान में से, यानी कि यहाँ से इसके फाजल मादे एक्सक्रीट होते हैं। यहाँ से ये निकालता होगा ये सब। देखो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना अच्छा दिखाया हुआ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है इसका।
और इसकी कुछ दो किस्म की कैनाल्स हैं, एक रेडियल कैनाल है ये दरमियान में दिखाई, और लेटरल कैनाल है। ये याद रखने की जरूरत नहीं, मैं बस आपको वैसे ही मजे के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और एक रिंग कैनाल भी है जो रिंग बना रही है ऐसे। फिर रेडियल कैनाल है जो कि रेडियस की तरह, जिस तरह रेडियस जाता है ना, रेडियस होता है सन सेंटर से एक पेरीफेरी की तरफ। तो जैसे हम रेडियस किसको कहते हैं, एक, अगर मैं इसी को ही सर्कल ड्रॉ कर दूं, इसी का ही एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दूं, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो रेडियस क्या होगा, इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक इसको रेडियस कहेंगे ना, तो ये रेडियल कैनाल, इसलिए इसको रेडियल कैनाल कहते हैं। चलिए जी, मजे खाता हूँ। तो ये जो ट्यूब फीट है ये बेसिकली रेडियल कैनाल के साइडों पर पड़े हुए हैं, ये देखो ये ट्यूब फीट है। और वही असल में ये जो ट्यूब फीट है वो बाहर आके ऐसी नजर आ रही है, ठीक है। ये बात, वो बाहर तक आ रही होती है तो फिर वो ऐसे नजर आती है। ये देखो ट्यूब फीट यहाँ से शुरू होकर यही बाहर भी आ रही है, तो इसने एक अंदर से भी इसको लेबल किया हुआ है यहाँ पर, और बाहर भी लेबल। ठीक है, चलें जी अब पढ़ लेते हैं थोड़ा। The tube feet are present on both sides of radial canal that extends up to the tip of arm। तो ये कह रहा है कि दोनों साइडों पर रेडियल कैनाल पर होते हैं और जो टिप ऑफ आर्म तक जाते हैं, यानी कि यहाँ तक जाएंगे। ये इसका एक काम होता है, ये इसको पूरे को एक काम कहते हैं। और ये टिप तक जाते हैं, ये देखो रेडियल कैनाल, सॉरी ट्यूब फीट कैसे बाहर तक जाते हैं। और ये ना ट्यूब फीट इसको इसलिए कहते हैं, दो ट्यूब फीट दो वर्डन से मिलकर बना हुआ है, एक ट्यूब और एक फीट। तो ये असल में ट्यूबें सी है ना, ट्यूबें सी हैं, ट्यूब्स ट्यूब सी बनी हुई है, तो ये ट्यूब आ गया। और फीट इसलिए क्योंकि इनकी वजह से ये हरकत करता है, तो इसको उन्होंने फीट कह दिया। जैसे वो सोडोपोडिया कह दिया था अमेबा के, पोडिया का मतलब भी फीट ही होता है किसी हद तक। द ट्यूब फीट आर प्रेजेंट, अच्छा जी ये तो बड़ी दफा पढ़ लिया। द ट्यूब फीट एक्सटेंड्स व्हेन वाटर इज पम्प्ड इनटू देम, then they fix themselves by sucking suction cup to some objects, later on they shorten and pull the body in this direction। तो ये क्या करते हैं कि ये मतलब एक्सटेंड हो जाते हैं, फुल फूल जाते हैं जब पानी इनके अंदर आता है। उसके बाद ये अपने आप को किसी चीज के साथ जोड़ते हैं, यानी कि किसी पत्थर के साथ, किसी पौधे के साथ जो पानी के अंदर ही होता है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, छोटे होते हैं और पानी को भी निकाल, पानी भी कम होता है जब छोटे होते हैं ना, तो ये पानी भी इनसे निकल जाता है। और ये बॉडी को फिर खींचते हैं उस साइड पर, ठीक है। पहले बड़े होकर फिक्स करते हैं, उसके बाद पानी को छोटे होकर इसको मूव करवा देता है। इन दिस वे स्टारफिश मूव्स इन एनी डायरेक्शन। आर्म ऑफ स्टारफिश आल्सो हेल्प इन स्विमिंग। इसके अलावा पूरा का पूरा आर्म भी जो है ना वो हेल्प करता है, ये वाला। ये पूरा आर्म अपने आप भी हरकत कर, एक तो 2 फीट भी हरकत यानी कि छोटे बड़े हो रहे हैं ना, एक पूरे का पूरा आर्म भी हरकत करेगा, यानी कि वेव की तरह हरकत करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर उससे भी ये हरकत करती है। तो दो दो चीजों से हरकत करती है। चलें जी, अब इनवर्टिब्रेट्स की बात तो उसने खत्म कर दी, अब आई वर्टिब्रेट्स की बारी। वर्टिब्रेट्स के लिए मैं आपको सबसे पहले एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा ताकि आपको पता चले वर्टिब्रेट्स में होते क्या क्या हैं। मिनट मुझे देखने दो, मैंने पिक्चर देखी हुई है कि नहीं, यार लड़की वो ऐसे की पिक्चर थी। हाँ है। चले, ये देखो ऊपर ही वर्टिब्रेट्स लिखा हुआ है। और वर्टिब्रेट्स के, वर्टिब्रेट्स में क्या क्या चीजें हैं। वर्टिब्रेट्स में ये जो ग्राउंड हो गया ना, इसको एकदम छोड़ दो, ये आपकी बुक में नहीं है और आपके लेवल पर भी ये कहीं डिस्कस नहीं होगा। बाकी सारी चीजें हैं वर्टिब्रेट्स में, देखो। सबसे पहले आपने अगर किसी वर्टिब्रेट को देखना है तो आप देख लो किसको, फिशेस को देख लो, क्योंकि फिशेस पानी में रहती हैं और इनवर्टिब्रेट फिशेस पानी में रहती हैं। उसके बाद आप देख लो एम्फीबियंस को देख लो। एम्फीबियंस पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, जैसे कि मेंढक है। उसके बाद रेप्टाइल्स को देख लो। रेप्टाइल्स भी पानी में भी रहते हैं और खुश्की पर भी रहते हैं, जैसे कि कछुआ है, मगरमच्छ है। फिर बर्ड्स आ जाते हैं जो कि हवा में उड़ते हैं। और फिर जो है हम आ जाते हैं, मैमल्स। मैमल्स में ये इसने वेल दिखाई हुई है। वेल को हम मछली नहीं कहते, ये तीसरी एक्सेप्शन है मछली में। वेल को हम मछली नहीं कहते, इसको हम मैमल्स कहते हैं। वेल को हम मछली क्यों नहीं कहते, मैमल क्यों कहते हैं, इसकी मैं बाद में बताऊंगा रीजंस कभी। लेकिन मैमल्स में, चलो मैं यहाँ पर इंसान का जिक्र कर देता हूँ कि यहाँ जी इंसान बना हुआ, सिंप्लीफाई करने के लिए यार। तो ये 5 क्लासेस फिशेज हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। चलो,
सबसे पहले उसने उसी तरह ही, जिस तरह मैंने आपको जिस हिसाब से तरतीब बताई थी, उसी तरह ही उसने यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर वो जो फिशेज एम्फीबियंस रेप्टाइल्स वगैरह का जिक्र करता है, वो सारी चीजों का जिक्र नहीं करता। मैंने पहले भी 15 दफा बता दिया आपको कि यहाँ पर जो भी टॉपिक डिस्कस हो रहा है, वो इस चैप्टर का जो टॉपिक है ना, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, उसी के अकॉर्डिंग ही वो डिस्कस करेगा कि फिशेज में भी वो डिस्क्राइब करेगा मूवमेंट कैसे होती है, स्पोर्ट कैसे। स्विमिंग इन वाटर presents very different problems from walking on land like man or flying in air like birds। वो क्या है, पहली लाइन में कहता है कि पानी में जो तैरना है, ये बड़ी मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स पैदा करता है। ये बात तो आपको भी पता है कि अगर कभी पानी में कोई बंदा स्विमिंग करे या आप स्विमिंग करो, तो आपको पता लग पता जाएगा कि कितना मुश्किल है वो स्विमिंग करना जमीन पर चलने की निस्बत। और इसकी डिफिकल्टीज भी फर्क हैं जमीन पर चलने से और हवा में उड़ने से। हवा में उड़ने की अपनी डिफिकल्टीज है, जमीन पर चलने की अपनी डिफिकल्टीज है। और इसी तरह ही पानी में तैरने की अपनी। द बॉडी ऑफ मोस्ट फिशेज इज स्ट्रीमलाइंड। ये वर्ड अच्छा लिखा हुआ है स्ट्रीमलाइंड का, मुझे इसके लिए पिक्चर डाउनलोड करके रखनी चाहिए थी, सॉरी मैंने नहीं कर पाया। स्ट्रीमलाइंड, अगर आपने कभी बुलेट ट्रेन देखी हो, अगर आपने कभी बुलेट ट्रेन देखी हो तो उसका जो वो स्ट्रीमलाइन की होती है उन्होंने। बुलेट ट्रेन कैसी होती है यार, ये क्यों नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, ये मैं एक फर्जी ट्रेन बना रहा हूँ, ये मैं, और ये कुछ इस तरह की होती है। यार ये फिर भी गलत ही बनी है, लेकिन चलो। नहीं, बिल्कुल ही फाड़े बनी। चलो दोबारा कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरह की होती है ना बुलेट ट्रेन। ये इसको स्ट्रीमलाइन कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर ये इतनी, मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रीमलाइन जिसके ऊपर हवा का फ्लो स्ट्रीमलाइन रहे। स्ट्रीमलाइन हवा का फ्लो क्या होता है, ये फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि हवा के दो किस्म के फ्लो होते हैं, एक स्ट्रीमलाइन होता है और एक दूसरा होता है, जिसका मतलब जिसका मुझे नाम भूल गया अभी। ये स्ट्रीमलाइन सीधी सीधी हवा चलती है, जबकि जो दूसरा फ्लो होता है उसमें हवा ऐसे 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 जाएगी, तो वो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। तो मछलियों की जो सरफेस है वो भी बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होती है, उसके ऊपर पानी बिल्कुल है सीधा चलता है, ठीक है। मछली की सरफेस बिल्कुल ऐसे स्लिपरी होती है जिसके ऊपर पानी ऐसे सीधा चलो। और ये देखो, ये जो बुलेट ट्रेन है वो एक साइड से टेपर हुई हुई है। टेपर का मतलब होता है एक साइड, ये इस तरह की जब शेप बनेगी ना, जब इस तरह की शेप बनेगी, यानी कि एक तरफ से छोटी नुक्कर सी बन जाएगी, तो उसको हम कहते हैं टेपर हो जाना। तो कम करने को टेपर कहते हैं। तो ये देखो, ये तो एक साइड से टेपर हुई है, और फिशेस जो होती हैं वो दोनों साइडों से ही टेपर हुई होती हैं। अगर आप फिशेस कभी पूरी फिश को देखो तो उसका मुंह भी ऐसे टेपर हुआ होता है। उसका मुंह भी ऐसे टेपर हुआ हुआ होता है, और उसकी जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो भी ऐसे, मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे ही तकरीबन होता है ऐसे। तो ये यहाँ से भी टेपर हुई होती है, दरमियान वाला हिस्सा फिश का मोटा होता है। This means that water flows readily over the body surface and friction is reduced due to a minimum। यही बात है कि वाटर रेडिली का मतलब बड़ी आसानी से, वाटर बड़ी आसानी से इसके जिस्म से गुजर जाता है, और फ्रिक्शन बड़ी कम है। अपार्ट फ्रॉम, चूंकि फ्रिक्शन जो है यही मूवमेंट करवाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, ठीक है, फ्रिक्शन ही सबसे बड़ी रुकावट है। जब बुलेट ट्रेन को भी इसलिए इस तरह का बनाया जाता है टेपर्ड के, हवा से जो फ्रिक्शन पैदा होती है वो कम से कम। Apart from fins, no other structure projects from the body of fish, and it seems that faster the fish, the more perfect is the streamline। वो कह रहा है कि फिन्स के अलावा इसकी जिसम से कोई, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो बाहर की तरफ निकले हुए हों। मतलब मैंने अगर ये ट्रेन बनाई थी, ये देखो, ऐसे बुलेट ट्रेन बनाई, अगर इसके ऊपर यहाँ पर भी डंडा खड़ा हो, यहाँ पर भी डंडा खड़ा हो, यहाँ से भी एक डंडा निकला हो, तो ये मतलब ज्यादा अगर स्ट्रक्चर इसके जिस्म से बाहर निकलेंगे तो ये स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगी। और हवा भी यहाँ से टकरा टकरा के इसको ज्यादा, मतलब यहाँ ऐसे ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। तो इसी तरह जो मछलियां हैं ना, इनमें भी कोई ऐसे स्ट्रक्चर बाहर की तरफ नहीं निकले हुए, सवाए फिन्स के। फिन्स होते हैं उनमें, मैं फिन्स आपको दिखा देता हूँ फिन्स कैसे होते हैं। लेकिन फिन्स होते हैं, फिन्स के अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं होता, और यही बताता है कि फिन्स के अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं निकला हुआ, इसी वजह से वो फास्टली मूव करती हैं पानी में फिशेस। और यह भी देखा गया है कि जितनी कोई मछली तेज है, उसका जिस्म उतना, उसकी बॉडी उतनी ही स्ट्रीम लाइन की हुई है, मतलब फ्रिक्शन उतनी ही उसके
पानी की और उसके जिस्म के दरमियान फ्रिक्शन उतनी ही कम होता है। अच्छा जी, पिक्चर दिखा दूँ, नहीं तो आगे भी मसला ही होगा। कहाँ है? ये है शायद वो वाली पिक्चर। बिल्कुल यही पिक्चर है। पिक्चर आ गई होगी आपके सामने। पर लिखा हुआ है कार्टिलेजिनियस फिश। और ये भी बायजूस जो लर्निंग ऐप है इंडिया की, वहाँ से उनसे गूगल पे डाली हुई थी तो मैंने ले ली। वैसे ये इलीगल होता है किसी की पिक्चर उठाना, आपको पता है इस बात का? मैं पिक्चर इसको इसकी पिक्चर को अपनी वीडियो में यूज नहीं कर सकता इनकी इजाज़त के बगैर, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। सॉरी, सॉरी बायजूस। अच्छा, तो ये पहली बात तो ये है कि ये देखो कि फिश कितनी स्ट्रीमलाइन है। ये मुझे अपनी पिक्चर बनाने की बजाय, जब मैंने ट्रेन की बद्दी सी पिक्चर बनाई, ये ही दिखा देता। तो ये देखो, ऐसा यानी कि यहाँ से अगर पानी आए तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। सिर्फ ये डोर्सल फिन पर है, और ये भी छोटा सा है परली साइड पर, ठीक है, जिस तरह ये इस तरफ है। और ये देखो कितनी स्ट्रीमलाइन है, और पीछे की तरफ भी कितनी स्ट्रीमलाइन है, ठीक है। और फिन, उसने यही कहा है कि फिन के अलावा फिन के स्ट्रक्चर निकले होते हैं इसके जिस्म से बाहर। कुछ डोर्सल फिन होते हैं, कुछ पेक्टोरल पिक्टोरल फिन होते हैं। ये देखो पेल्विक फिन है, ठीक है। ये डोर्सल फिन है जो बॉडी के ऊपर वाले सरफेस से है। ये पेल्विक है क्योंकि यहाँ पर चूंकि इंसानों का भी इसी हिस्से में पेल्विक रीजन होता है ना, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर इसके ये शोल्डर वाला हिस्सा आया। असल में इनका इसका शोल्डर नहीं बना हुआ, लेकिन इसको उसने पेक्टोरल फिन कह दिया, ठीक है। इंसानों के यहाँ पर बाजू होता है, ठीक है। इंसानों के यहाँ पर टांगे होती हैं। और ये भी मीडियन वेंट्रल फिन है, और फिर डोर्सल फिन, दूसरा डोर्सल फिन है, ठीक है। दो डोर्सल फिन हो गए इसमें। और कुछ पेल्विक फिन है, पेट्रोल फिन है, और वेंट्रल फिन भी एक है। और फिर कुछ पीछे टेल की तरफ कॉडल फिन है। कॉडल वर्ड जहाँ भी आए, ये याद रखना, ये टेल को जाहिर करता है, पीछे वाले हिस्से को कॉडल कहते हैं, ठीक। और सिफेलिक जहाँ भी आए वो हेड वाला एरिया होता है, ये बात याद रखें। तो आपको ये नजर आया कि ये फिन्स हैं कुछ, उसके अलावा बाकी पूरी सरफेस स्ट्रीमलाइन है। और यहाँ पर कुछ उसने गिल्स भी दिखाए हुए। गिल्स इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए कि गिल्स भी, इसके जरिए ये पानी में से ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाता है। और आईज भी होती हैं मछलियों के पास, ठीक है। फिन्स में बताने में कामयाब हुआ हूँ। The dermal denticles of cartilaginous fishes and scales of bony fish are kept moist by slimy exudation from mucous or oil glands, and this also considerably reduces friction between fish and water. एक और तरीका वो बता रहा है, एक और नेचुरल प्रोसेस बता रहा है, एक और अल्लाह की मखलूक यानी कि कुदरत का करिश्मा बता रहा है, जिसकी वजह से फिश में और पानी में फ्रिक्शन कम है। और वो है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये कार्टिलेजिनियस फिश और बोनी फिश का तो थोड़ा सा कर लें डिफरेंशिएशन। कार्टिलेजिनियस फिश वो होती है जिसका जो एंडोस्केल्टन है वो कार्टिलेज से बना होता है, और बोनी फिश वो होती है जिसके अंदर एंडोस्केल्टन बोन से बना होता है। हमारा एंडोस्केल्टन नॉर्मली कार्टिलेज और बोन दोनों से बना हुआ है, लेकिन इन फिशेज में कुछ का कार्टिलेज से कुछ का बोन से। कार्टिलेज वाली की एग्जांपल है जैसे शार्क है। शार्क जो होती है वो कार्टिलेजिनस फिश है। और रहू फिश जो हम नॉर्मली खाते भी हैं, वो बोनी फिश है, ठीक है। उसके कांटे भी आपको बोन के ही तरह के लगते हैं, लेकिन शार्क जो है वो कार्टिलेज फिश। क्या है, ये रहा है कि जो डर्मल डेंटिकल, अच्छा, कार्टिलेज फिश में डर्मल डेंटिकल्स होते हैं और बोनी फिश में स्केल्स होते हैं। ये मैं दोनों को पिक्चर दिखाता हूँ ये कैसे हैं। पहले ये बात समझ लो कि यहाँ पर क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि इनकी स्किन में ना कुछ ऑयल ग्लैंड्स होते हैं और म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। म्यूकस भी बेसिकली पानी स्लाइमी सा एक मटेरियल होता है, और म्यूकस के ग्लैंड होते हैं। तो ये म्यूकस और ऑयल ग्लैंड्स जो हैं, ये म्यूकस ग्लैंड्स आपने पढ़े भी हुए हैं कहीं ना कहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन पढ़े हुए हैं कहीं। ये जो हैं, अच्छा ये डाइजेस्ट, अच्छा चलो छोड़ो अभी इसको। ये म्यूकस और ऑयल ग्लैंड्स जो है ना, ये जो डर्मल डेंटिकल्स हैं और स्केल्स को, जो फिशेस के डर्मल डेंटिकल्स और स्केल्स होते हैं उनको मॉइस्ट कर देते हैं, उनको गीला कर देते हैं, उनको चिपचिपा कर देते हैं, ठीक है। मॉइस्ट का मतलब होता है गीला कर देना। और उस गीला करने की वजह से और ज्यादा कम फ्रिक्शन हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे आप लोहे के पाइप के ऊपर तेल, सरसों का तेल लगा दे, तो वो कितना और उसकी फ्रिक्शन उसके ऊपर से कम हो जाएगी।
चलें आपको डर्मल डेंटिकल भी दिखा देते हैं। पहले स्केल दिखा देते हैं। ये आपने पिक्चर देखी होगी। आप अगर जो है वो फिश लेने गए हैं, ये कभी जिंदगी में फिश खाई है, तो इस तरह की ही फिश होती है। ठीक है, ये जो नजर आ रहा है ना बाहर से, ये उसके स्केल्स हैं। और ये रोहू फिश ही है मोस्ट प्रोबेबली। और इसके जो स्केल्स हैं, ठीक है, रोहू ही हम ज्यादातर पंजाब में खाते हैं। अच्छा, और भी हैं कुछ शायद दूसरी किस्म की फिश भी मैंने डाउनलोड करके रखी हुई थी। देखता हूँ, ये वाली तो नहीं है क्या? हाँ, यही वाली है। चलो, ये एक जो है ना वो कार्टिलेजिनियस फिश है। और इसके डर्मल डेंटिकल्स होते हैं। ठीक है। और ये मुख्तलिफ एरियाज में इसके मुख्तलिफ किस्म के डर्मल डेंटिकल्स उसने दिखाए हुए हैं। सारे ये डर्मल डेंटिकल्स, ये देखो इनकी कैसे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के हैं ये जो स्किन के ऊपर फिश के बने होते हैं ना चीजें, उनको समझो वो स्केल्स हैं और डर्मल डेंटिकल्स वो सेम। ठीक है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। और आपको कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश का भी पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए इनकी एक एक एग्जांपल भी अगर पता हो तो अच्छी बात है। अदर अडेप्टेशंस पर, अच्छा ये दो यानी कि उसने तरीके बताए हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होती है वाटर और फिश के दरम्यान। एक तो स्ट्रीमलाइन होती है, और एक दूसरे नंबर पर और म्यूकस और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, मॉइस्ट रहती है। कुछ और भी हैं तरीके। और अडेप्टेशंस के हैं, अडेप्टेशंस कहते हैं जब किसी चीज का अपने माहौल के मुताबिक ढल जाना। या तो फिश भी पानी के अंदर तैरने के लिए डली हुई है। अदर adaptations proceed by fish for moving efficiently through the water are the fins। और तीसरे नंबर पर फिन्स भी हैं। फिन्स मैंने पहले भी दिखाए हैं आपको। फिन्स क्या करते हैं वो आप बताएगा। द डोर्सल एंड वेंट्रल अनपेयर्ड फिन्स हेल्प टू स्टेबलाइज द फिश। जो डोर्सल और वेंट्रल अनपेयर्ड, ये सारे फिन्स मैं आपको दिखाता हूँ अभी दोबारा से, पहले भी सारे दिखाए हैं। डोर्सल और वेंट्रल, डोर्सल जो ऊपर वाली सरफेस के हैं, वेंट्रल नीचे वाली सरफेस के हैं। फिश को अगर हम सीधा रखें तो ऊपर की तरफ जो फिन होगा वो डोर्सल होगा, नीचे वेंट्रल होगा। ये अनपेयर्ड होते हैं और ये स्टेबलाइज करते हैं फिश को। जबकि जो तो पेयर्ड पेक्टोरल और पेल्विक फिन, जबकि जो पेक्टोरल और पेल्विक के फिन होते हैं ये पेयर्ड होते हैं। आप हमारे भी तरफ देखें तो हमारे जो पेक्टोरल यानी कि दोनों साइडों पर ही स्कैपुला है ना, तो इनका भी दोनों साइडों पर ही पेक्टोरल फिन है। ठीक है, और जैसे हमारे दोनों साइडों पर हिप बोन है, इनके भी दोनों साइडों पर पेल्विक फिन है। ठीक है? और ये पेक्टोरल पेल्विक फिन स्टेयरिंग के लिए यूज होते हैं, यानी कि स्टेयरिंग का मतलब ये इनकी डायरेक्शन का तयन करते हैं कि किस तरफ ये मूव करेंगी, और बैलेंस करते हैं। जबकि कोडल और टेल फिन, मैंने पहले ही बताया था, कोडल जहां भी आ जाए टेल को आपने देखना है। कोडल और टेल के फिन होते हैं जो ये इन कोऑर्डिनेशन विद पेयर्ड फिन्स, यानी कि ये जो पेयर्ड फिन्स कौन से हैं, पेक्टोरल और पेल्विक फिन पेयर्ड हैं। इनके साथ मिलकर फॉरवर्ड मूवमेंट करवाते हैं, यानी आगे की तरफ मछली को धकेलते हैं कोडल फिन। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई। मैं फिन से एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आप फिर, ये हैं जी डोर्सल फिन, ये है ये वेंट्रल फिन है, ये पेल्विक फिन है, पेक्टोरल फिन है, और ये कॉर्डल फिन। ठीक है। buoyancy in the water is maintained by a specialized structure in bony fish called swim bladder। अच्छा, बोनी फिश की, अरे लैपटॉप के चार्जर की, लैपटॉप चार्जर, ठीक है, लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई थी तो वो चार्जिंग पर लगा। ठीक। buoyancy in the water is maintained by a specialized structure in bony fish called swim bladder। ये एक और टर्म है। बोनी फिश में एक और भी सिस्टम रखा हुआ है अल्लाह ने, कि इनमें एक स्विम ब्लैडर होता है जिसमें, और इसमें जो है ना हवा होती है काफी मिकदार में। आपको दिखाता भी हूँ। और ये बोयांसी को मेंटेन करता है। बोयांसी का मतलब है कि बोयांसी आपने फिजिक्स में टर्म पढ़ी होगी कि कोई चीज पानी में कितना ऊपर या कितना नीचे रहेगी, इसको बोयांसी कहते हैं। तो फिशेस कितना ऊपर और कितना नीचे रहेगी, ये इसको बोयांसी रहते हैं। जब ये खाली होता है ना ब्लैडर, तो फिश ज्यादा ऊपर रहती है, ऊपर वाले एरिया में पानी की सतह के
बिल्कुल नीचे नीचे, यानी ऊपर वाली सतह के बिल्कुल नीचे नीचे रहती है, ऊपर ऊपर। जब इसमें पानी भर लेती है फिश, तो बिल्कुल डीप चली जाती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, उसका वजन बढ़ जाता है। इसके लिए मैंने एक पिक्चर डाउनलोड करके रखी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मुझे ढूंढने में दो। और इसको थोड़ा सा सपोर्ट करना, हाँ, ठीक है। सो शायद ये है, ठीक है, निकल गई यार। ये पिक्चर आपके सामने आ गई हो। एनाटमी ऑफ फिश जेनेरिक है, यानी कि जेनेरिक का मतलब आम, मतलब जो सब फिशेस पर अप्लाई हो सकती हो, वो ये ऐसी एनाटमी है। छोटा मोटा फिशेस की बहुत ज्यादा किस्में हैं, ऐसा नहीं है कि फिशेस की किस्में नहीं है बहुत ज्यादा, तो उसमें छोटा मोटा फर्क हर फिश का दूसरे से होगा। अगर हम इसमें देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं फिश में, जैसे कि मैंने बाकी चीज़ों में पढ़ाते हुए, हालांकि स्पोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर है, बाकी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है सारी चीज़ें, तो फिर भी देख लेते हैं। फिश में देखो, सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि इनमें स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन में होती है, तो फिश में स्पाइनल कॉर्ड है। और इसका मतलब है बैकबोन भी होगी, और ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से जा रही है? ब्रेन से जा रही है, ये देखो। ठीक है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द जिसकी बैकबोन होती है, जो यहाँ पर नहीं दिखाई हुई, लेकिन बैकबोन होती है फिश में। अल्फैक्टरी बल्ब भी इसमें है। अल्फैक्टरी बल्ब क्या करता है? सूंघना, जो हमारे नाक में होता है बेसिकली, नाक के ऊपर होता है एक एरिया में, ये सूंघने का काम करवाता है। फिश सूंघ भी सकती है। ये गिल्स हैं इसके, जो कि सांस लेने के प्रोसेस में। हार्ट है इसका। ठीक है, इनके पड़ा हुआ जिगर भी है, लिवर भी है, इंटेस्टाइन्स देखो इसकी कैसी मजे की हैं। ओवरीज हैं जिससे ये अंडे देती है। किडनीज हैं। और किडनीज के साथ मिला जुला ये इसका स्विम ब्लैडर। ब्लैडर बेसिकली, स्विम ब्लैडर बेसिकली हमारी यूरिनरी ब्लैडर की तरह है, जो खाली भी हो सकता है और भर भी सकता है। जब ये पानी से भर जाएगा तो फिश नीचे जाएगी, और जब ये ऊपर रहेगा तो फिश, जब ये खाली रहेगा तो वो फिश ऊपर जाएगी, और जब ये भर जाएगा तो नीचे रहेगी पानी में। रहेगी पानी में, ये नहीं कि पानी से ऊपर उड़ना शुरू कर देगी, रहेगी पानी में। ये ना उल्टा ना समझ लेना। ठीक है। मेरे ख्याल में ये मजे की चीजें हैं और इजी भी हैं, आप थोड़ा नहीं पिक कर लोगे, और पढ़ाया भी मैंने एक एक लफ्ज तक भी। अच्छा जी, आगे है लोकोमोशन इन एम्फीबियंस। जैसे कि मैं उसी पिक्चर पर अब वापस जा रहा हूँ एक दफा, ये वाली पिक्चर। कि फिश के बाद मैंने बताया था एम्फीबियंस हैं, ये पानी में भी रह सकते हैं नॉर्मली, और खुश्की पर भी रह सकते हैं। अच्छा, ये एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस, इनकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं? ज्यादा सारी इनवर्टिब्रेट्स की भी ज्यादा सारी एग्जांपल्स अगर आपने देखनी हो, तो चैप्टर नंबर 7, सॉरी चैप्टर नंबर जो है ना, 8, 8 किंगडम एनिमेलिया, शायद चैप्टर नंबर 8 है या 9 है, मुझे याद नहीं है, या 8 है या 10 है वो। 8, 9, 10 में देख लेना, चैप्टर बायो के फर्स्ट ईयर बायो में, वहां जाके देख लो, इनकी एग्जांपल्स लिखी हुई, वहाँ सारे एनिमल्स डिस्कस हुए हुए हैं। लोकोमोशन इन एम्फीबियन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उनकी लोकोमोशन वो डिस्कस कर रहा है कि उनमें हरकत कैसे होती है। द जनरल बिल्ड ऑफ बॉडी इज इसेंशियली फिश लाइक इन एम्फीबियंस। आमतौर पर जो इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर है वो आमतौर पर फिश की तरह का ही है एम्फीबियंस में। सच फॉर्म्स हैव टू मीन्स ऑफ लोकोमोशन, और इनकी फॉर्म में दो मीन्स है, दो तरीके हैं लोकोमोशन के। एक तो ये कि दे रिगल अलोंग देयर बेली ऑन द ग्राउंड। रिगल अलोंग का मतलब है कि क्रॉल करना, यानी कि रेंगना। एक तो ये अपनी जो बैली है ना, अपना पेट है, उसके बैली के जोर पर जमीन पर रेंगते हैं, क्योंकि बैली में सेगमेंटली अरेंज मसल्स होते हैं, कुछ मसल्स होते हैं जो इनको रिंगवाते हैं। एज दे स्विम ऑन लैंड। अच्छा, इसके लिए इसने देखो कितना अच्छा वर्ड यूज किया, स्विम। ऐसे रेंगते हैं जमीन पर जैसे ये पानी पर नहीं, जमीन पर तैर रहे हो, जैसे, क्योंकि ये फिश से अगली फॉर्म है ना, फिश की तरह के हैं। और एवोल्यूशन भी यही कहती है कि पहले फिश बनी थी, और उसके बाद फिश से कुछ लाखों करोड़ों सालों बाद जब चेंजेस आई फिश में, तो एम्फीबियंस बन गए। एवोल्यूशन भी यही कहती है। और हमें स्ट्रक्चर से भी थोड़ा सा पता चलता है कि कनेक्शन है तो इनका। ठीक है। तो देखो, ये स्विम ऑन लैंड, यानी कि वो मछलियां पानी में तैरती थी, ये जमीन पर तैरना शुरू हो गया, ऐसा ऐसा चेंजेस आई ना। अच्छा, जब ये स्विम ऑन लैंड कर रहे होते हैं, तब इनकी जो टांगे हैं, लेग्स हैं, हार्डली टचिंग द ग्राउंड, तब इनकी टांगे जमीन पर नहीं लगती, सिर्फ ये पेट के मसल्स को यूज करते हैं और जमीन पर
रिगल अलोंग करते हैं। व्हेन मूविंग डेलिबरेटली, डेलिबरेटली करता है जब कोई बंदा बहुत कोशिश करके कोई काम करता है उसको कहते हैं डेलिबरेटली। जब ये बहुत कोशिश करके काम कर रहे मतलब मूव कर रहे होते हैं अपने, रिगल अलोंग कर रहे होते हैं, तब इनकी टांगे नहीं जमीन पर लगती। On the other hand, a few raises up their body on the legs which then propel them as long as movable levers। जबकि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जो अपने पेट के मसल्स की बजाय को भी यूज करते हैं, और कभी कभार क्या करते हैं अपनी टांगों पर खड़े हो जाते हैं। टांगे भी इस्तेमाल करनी। देखो मछलियां अपनी टांगे, मछलियों में टांगे हैं ही नहीं और वो टांगे यूज नहीं करती। ये बैली की वजह से जमीन पर रेंगते भी हैं और साथ में अपनी टांगे भी कभी कभार यूज करते हैं और खड़े हो जाते हैं, टांगों के तौर पर खड़े हो जाते हैं। इसके लिए मैंने पिक्चर डाउनलोड करके रखी थी, शायद मिल जाए मुझे, ताकत मिल जाए। शुरू से ही देखता हूँ। अच्छा, एम्फीबियंस की मैंने क्लासिफिकेशन भी पहले, मैं पहले ये दिखाता हूँ एम्फीबियंस में आते कौन कौन से हैं। ये हैं जी सारे एम्फीबियंस। वहां तक चलो, उस चैप्टर में आपने जाना नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए मैंने पिक्चर दिखा। ये देखो, इसमें सबसे पहले उसने डड्डू दिखाए हुए हैं, बहुत सारे किस्म के डड्डू दिखाए हैं। फ्रॉग, फ्रॉग है, टोड है। फ्रॉग टोड में क्या फर्क होता है ये भाई कोई जोलॉजी वाला बताएगा, इतना डीप मुझे नहीं पता। पॉइजन डार्ट फ्रॉग, वाओ। ग्लास फ्रॉग, इसकी देखो ये ऐनक लगी हुई है इस फ्रॉग। फायर बली टोड, ये टोड है जी। और ये भी टोड है, स्टेप फुट टोड है। उसके बाद ग्रीन ट्री फ्रॉग है। ठीक है, ये तो वही चीज है, ट्री फ्रॉग है। ये डड्डू बुल फ्रॉग है। उसके बाद स्प्रिंग पीपर है। अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग है। वुड फ्रॉग है। ये देखो कितनी डड्डू की किस्में हैं यहाँ दिखाई है। ये सारे फ्रॉग्स ही हैं, लेकिन कुछ इसमें से बहुत डिफरेंट किस्म की हैं। ये सिसिलियन देख लो। सिसिलियन तो एक माफिया भी होता है, सिसिलियन माफिया के बारे में सुना होगा, ये सिसिलियन वर्ड यूज हुआ है। ये न्यूट भी थोड़ा सा ये छिपकली की तरह के हैं। ये टाइगर सलामेंडर है। मड पप्पी है। ईस्टर्न न्यूट है। ठीक है, ये थोड़े फर्क है, बाकी तो सारे डड्डू ही दिखाए हैं। तो एम्फीबियंस का अगर नाम आए तो आपके दिमाग में डड्डू आना चाहिए सबसे पहले। ठीक है। तो इनमें देखो, अगर तुम किसी भी डड्डू को देखो तो ये जो आमतौर पर डड्डू जो है वो जमीन पर जब रेंगते हैं ना, तो हम जो उन्हें देखते हैं वो ये देखते हैं कि वो ऐसे छलांगे मारते हुए देखते हैं, लेकिन जब ये कभी कभार अपना पेट का इस्तेमाल करके आगे आगे रेंगना भी शुरू कर देते हैं, और ये पानी में भी ऐसे ही तैरते हैं। अपने टांगों का इस्तेमाल कम करते हैं, जबकि अपने पेट का और पेट की मूवमेंट का और टांगों को भी ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो फिर पानी में मूव करते हैं। और कभी कभार ये अपने ऐसे ये टांगों पर खड़ा हुआ है ये वाला टट्टू, तो टांगों पर भी खड़े हो जाते हैं। ये ससीलियन देखो, ये ससीलियन तो बिल्कुल ही अपने पेट के जो मसल होते हैं उनके उनकी वजह से ही मूव करता होगा। ये देखो ससीलियन के ऊपर पास तो टांगे भी बड़ी कम सी, थोड़ी सी टांगे, टांगे हैं ही नहीं, शायद इसकी होंगी वैसे, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आपको आइडिया हो गया होगा मैं एम्फीबियन से क्या जाता हूँ। बाकी मजीद आइडिया करना है तो आपके पास फर्स्ट ईयर की बायो की बुक पड़ी होगी आपके किसी दराज में, खोल लें उसको। इन द एनुरांस, एनुरांस बेसिकली डड्डुओं को ही कहते हैं। एनुरांस में द इंटायर skeleton and muscular system has become specialized for the peculiar swimming and jumping method of locomotion by means of extensor thrust of both kind of limbs acting together। तो इनमें क्या होता है, ये इनके जो मस्कुलर सिस्टम है और स्केलेटन है वो स्पेशलाइज इस तरह से हो गया है कि ये जंपिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं और स्विमिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। यानी कि डड्डू है वो जमीन पर चलता नहीं है, वो क्या करता है, वो सीधा सीधा जंपिंग मारता है और जब पानी में जाता है फिर तैरता है। ठीक है, तो तैरता भी और जंपिंग। जबकि कुछ इनमें से जो है सो जमीन पर ऐसे रेंगते भी हैं। फ्रॉग्स एंड टॉड आल्सो वॉक एंड होप ऑन लैंड ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्ब। और फ्रॉग और टॉड जो होते हैं वो हाइंड लिम्स की वजह से जो है वो होप ऑन का मतलब, होप का मतलब होता है जंपिंग करना, तो ये जंपिंग जंपिंग लगाते हैं, जंपिंग करते हैं। ठीक है, देख रहा हूँ मेरे पास कोई पिक्चर है तो मैं दिखा दूंगा आपको।
नहीं, मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है। ठीक है, इसके मैंने पिक्चर कोई नहीं, मतलब एक लगा था डड्डू की पिक्चर नहीं देखी, क्योंकि मुझे पता लगा था वहां से मुझे डड्डू मिल जाएंगे तो फिर ओके हो गया जी। चलेंगे। लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। अब आ गया रेप्टाइल्स में, फिर उस पिक्चर पर ले चलता हूँ आपको। ये वाली पिक्चर, इसने एम्फीबियंस में ये वाली थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है। और किरली भी बेसिकली एम्फीबियंस में ही आती है मेरे ख्याल में शायद, या रेप्टाइल्स में आती है, मुझे थोड़ा सा भूल गया है, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। रेप्टाइल्स के लिए इसने मगर कछुए का जो दी हुई है एग्जांपल। ठीक है, शायद ये पिक्चर, हाँ ठीक है। अच्छा, रेप्टाइल्स कौन कौन से होते हैं रेप्टाइल्स के लिए भी? मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ कि रेप्टाइल्स क्या, कौन कौन से रेप्टाइल्स हैं। मैंने डाउनलोड की तो थ्री रेप्टाइल्स की पिक। हाँ है। रेप्टाइल्स में तो और भी ज्यादा है, ये देखो। ये रेप्टाइल्स के नाम ऊपर लिखा हुआ है, रेप्टाइल्स नेम, www और डॉट ओनली माई इंग्लिश.com, इंग्लिश नहीं इंग्लिश डॉट कॉम। ठीक है जी। रेप्टाइल्स में ये सारी चीजें आती हैं, इनमें जो ज्यादा चार चीजें आती हैं वो क्या है? स्नेक्स हैं, ये बहुत सारे किस्म के स्नेक्स हैं इनमें। ठीक है, पाइथन भी स्नेक है, वाइपर भी स्नेक है, और किरली वही रेप्टाइल में आती है, एम्फीबियन में नहीं आती, कि लिजर्ड लिखा हुआ है। और उसके बाद स्नेक, स्नेक खुद भी स्नेक है। टर्टल कछुआ भी इसमें आता है, मगरमच्छ क्रोकोडाइल भी इसमें आता है, शैमिलियन भी इसमें आता है, गीला मॉन्स्टर, वाह, सूखा मॉन्स्टर भी होगा अगर गीला मॉन्स्टर है तो। टोर्टोइज, टोर्टोइज और टर्टल में क्या फर्क है? ये पता नहीं वहां लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ये कोई जोलॉजी वाला बताएगा, जिसने जोलॉजी को अपनी पूरी जिंदगी दे दी। एलिगेटर में और क्रोकोडाइल में क्या फर्क है? ये भी जोलॉजी वाला बताएगा। मेरा यानी कि मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और मुझे मेरा मतलब इतना काम है कि मैं इसमें सिर्फ स्पोर्ट और मूवमेंट को बताऊं कि इसमें स्पोर्ट कैसे है, ये स्पोर्ट इनमें कैसे होती है मूवमेंट, लेकिन मैं ये सारी चीजें मजे के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इतनी इनकी डिटेल नहीं बताई। ठीक है, अब मैं डिटेल बताऊं तो मैं ये भी बताऊंगा कोबरा और स्नेक में क्या फर्क है, स्नेक में वाइपर में क्या फर्क है, वाइपर कोबरा में क्या फर्क है, ये फर्क है। ठीक है, पाइथन में और वाइपर में क्या फर्क है। ये देखो, वर्म लिजर्ड, रेटल स्नेक, वाओ, किंग स्नेक, वाओ, एडर, वाओ, ये सांप सारे इसमें ही आते हैं। कछुकुम्मा भी इसमें ही आता है, यानी टर्टल, मगरमच्छ भी इसमें है, छिपकली भी इसमें है। समझ लग गई होगी। मेरे ख्याल में मैंने बता दिया आपको, लेकिन और पिक्चर सामने नहीं थी, सॉरी भाई। दोबारा से बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे। अच्छा, ये इसमें देखो, स्नेक की बहुत सारी किस्में हैं, स्नेक है, कोबरा है, एडर है, किंग स्नेक है, रेटल स्नेक, पाइथन, वाइपर, और गीला मॉन्स्टर तो स्नेक नहीं है, ये सारे स्नेक, हम इन सबको सांप ही समझते हैं, जबकि इनमें फर्क है। टर्टल भी है, टोर्टोइज भी है, एलिगेटर भी है, और क्रोकोडाइल भी है, लिजर्ड भी है, और ग्रीन एंड ऑल भी है, छिपकली भी यानी इसमें ही है, कछुकुप्मा भी इसमें ही है, सांप भी इसमें। चलो, बहुत सारे रेप्टाइल्स देख लिए, अब जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि रेप्टाइल्स अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, मतलब खुद मूव करते हैं, तो इनकी जिंदगी भी आगे बढ़ती है। ठीक है। द लाइफ स्टाइल ऑफ रेप्टाइल्स रिवील स्ट्राइकिंग एडेप्टेशंस फॉर लोकोमोशन। जो लाइफ स्टाइल है ना रेप्टाइल्स का, वो हमें जाहिर, रिवील का मतलब होता है जाहिर करना, और स्ट्राइकिंग कहता है जो चीज बड़ी ही वाजिया हो। तो हमें वाजिया अडेप्टेशन नजर आती हैं इनकी जिंदगी में लोकोमोशन के लिए जो उन्होंने की हुई है। दे मूव बेटर देन एम्फीबियंस, सबसे पहली बात यह है कि डड्डू से ज्यादा बेहतर मूव करेगा एक एलिगेटर। ठीक है, लिजर्ड भी इससे बेहतर, सांप डड्डू से ज्यादा अच्छा मूव करता है। ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ स्केलेटन, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि स्केलेटन की एवोल्यूशन हुई है, और असल में जो एवोल्यूशनरी हैं वो कहते भी यही हैं
एवोल्यूशन के ऊपर एक पूरा चैप्टर लिखा हुआ है और आपकी बुक में, और मैं चाहता हूँ कि जब हम उस चैप्टर पर जाएं तो आपके पास बड़ा अच्छा नॉलेज हो कि कैसे बुक के मुख्तलिफ हिस्सों में एवोल्यूशन का तस्करा किया गया है। तो एवोल्यूशनरी कहते भी यही है कि फिश से एम्फीबियन बने, और एम्फीबियन से फिर आगे मजीद अडेप्टेशन हुई तो फिर रेप्टाइल्स बने। द रेप्टाइल्स यूज मेथड ऑफ वॉकिंग एंड रनिंग। तो रेप्टाइल्स क्या करते हैं, वॉक करते हैं और रनिंग करते हैं, यानी कि ये चलते हैं और दौड़ते हैं। ठीक है जी, मान लीजिए द जनरल फॉर्म ऑफ रेप्टाइलियन स्केलेटन इज बेस्ड ऑन वन इनहेरिटेड फ्रॉम एंशियंट एम्फीबियंस। तो इनका जो जनरल फॉर्म है ना रेप्टिलियंस की, वो एंशियंट एम्फीबियन से मतलब इन बेस करती है। यानी कि बात यही कर रहा है कि ये पुराने जो एम्फीबियंस है ना, बहुत लाखों करोड़ों साल पहले एम्फीबियंस, वो आस्ता आस्ता अडेप्ट होकर रेप्टाइल्स बन गए। ठीक है, और जो कुछ एम्फीबियंस रह गए वो अभी भी एम्फीबियंस की फॉर्म में, और जो चेंज हो गया वो रेप्टाइल्स बन गए। ठीक है। द स्केलेटन इज हाईली ओसिफाइड टू प्रोवाइड ग्रेट सपोर्ट। ओसिफाइड का सिंपल मतलब आप बस ये समझो कि जो सख्त हो जाना हड्डी का, कैल्शियम की वजह से हड्डी का सख्त हो जाने को हम ओसिफिकेशन कहते हैं। इनका जो स्केलेटन है वो बड़ा सख्त हो गया हुआ हुआ है ताकि बड़ी सपोर्ट मिले। आपको भी पता है कि जब मगरमच्छ के अगर आप जबड़े में मुंह दे दो तो क्या बनेगा किसी इंसान का, क्योंकि उसका जबड़ा ही बड़ा ताकतवर है, उसकी जबड़े की हड्डी बड़ी मजबूत है। रेप्टा एक बड़ी अच्छी बात इसने और लिख दी है, चलो शुक्र है, रेप्टाइल्स हैव सर्वाइकल वर्टिब्रा। रेप्टाइल्स में एक और चीज ऐड हुई है कि इनके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा भी है। फिश में कोई वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा नहीं है। सर्वाइकल वर्टिब्रा से मुराद मैं यहाँ एटलस एक्सिस की बात कर रहा हूँ, एम्फीबियंस में भी नहीं है, जबकि यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं। आपको भी मैंने बताया था इंसानों का बताते हुए कि पहली जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है ना एटलस एक्सिस, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो हमारे मुंह के मूवमेंट में, जो हमारा मुंह एक साइड से दूसरी साइड पर मुड़ता है, उसमें बड़ा अहम पार्ट प्ले करते हैं। द फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्रा एटलस एक्सिस प्रोवाइड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर हेड। यही वो बता रहा है कि हेड की बड़ी अच्छी मूवमेंट होती है एटलस एक्सिस की। द एक्सिस इज मॉडिफाइड फॉर रोटेशनल मूवमेंट। यही वो मैंने बताया था तब आपको, एक्सिस एटलस एक्सिस की जो पिक्चर है ना, अब मैंने वो डिलीट कर दी थी, आपके पास होगी, मैं व्हाट्सएप पर जो पिक्चर्स आपको भेजता हूँ वो मैं डिलीट कर देता हूँ अपने पास से, क्योंकि वो फिर वीडियोस में आ जाती हैं। तो जो ये एटलस एक्सिस आपको बताया वो रोटेशन करवाती है, कैसे करवाती है वो मैंने बताया हुआ है। द रिब्स ऑफ रेप्टाइल्स में बी हाईली मॉडिफाइड। तो रिब्स भी रेप्टाइल्स की बड़ी अच्छी मॉडिफाई होती है। ये मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। The ribs of snakes have muscular connections to large belly scales to aid locomotion। aid का मतलब होता है मदद करना। तो जो इसकी रिब्स है ना स्नेक की, उनका वो मसल्स के जरिए से इनके जो पेट पर कुछ स्केल्स होते हैं, सांप को भी आप पकड़ो तो उसके स्किन के ऊपर स्केल्स से बने हुए हैं, उसके साथ रिब्स का बड़ा अच्छा कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ आपको। इतनी अच्छी पिक्चर मुझे इस टॉपिक पे नहीं मिली, लेकिन थोड़ी सी बेहतर मिली है, लेकिन चलो। ये भी उसने दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सांप तो नहीं दिखाया हुआ, लेकिन लिजर्ड दिखाई हुई है, लिजर्ड भी रेप्टाइल ही है। और ये देखो इसकी जो ये बेसिकली इंटरकोस्टल ये रिब्स ही हैं इसकी। ये रिब्स देखो ना, रिब्स ऐसे ही होता है ना, ये बैकबोन से निकलती हैं और आगे जाकर स्टर्नम पर अटैच होती हैं। ये देखो वैसे ही अटैच हो रही हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये बैकबोन आ गई। बैकबोन तो होनी ही है ना, इनवर्टिब्रेट है ये सारे। अब यहाँ से रिब गई और आगे, और ये वाली रिब भी आगे स्टर्नम है, और ये भी आगे स्टर्नम तक। अब मैंने पहले भी बताया था कि रिब्स के दरमियान के मसल्स को हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, और ये मसल सारे अटैच होते हैं आगे जाके इसके बेली के स्केल्स के साथ यहाँ पर, और जिसकी वजह से ये मूव करता है। ठीक है, चलें। मैंने पढ़ी हिस्टोरिक रेप्टाइल्स, ये अच्छी बात लिखी है उसने। अच्छी बातें तो सारी होती हैं, लेकिन ये भी थोड़ी मजे की बात है, इसलिए मैंने पढ़ी हिस्टोरिक रेप्टाइल्स वर बाइपेडल, मीनिंग दैट दे वॉक्ड ऑन हाइंड लिम्ब। अच्छा, इसी चीजों से ना वो ये जो एवोल्यूशन वाले हैं ये सबूत देते हैं कि देखो, पहले कुछ रेप्टाइल्स है जो अपनी चारों टांगों पर कहाँ चलते थे, जैसे कि लिजर्ड। ठीक है, चारों टांगों पर कहाँ चलती है, लेकिन
कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं। अच्छा, इसमें सांप जो है ना, सांप सांप के टांगे नहीं है। क्या सांप की टांगे क्यों नहीं है, इसके ऊपर भी बड़ी थ्योरीज हैं कि सांप की टांगे क्यों नहीं है, लेकिन उसको फिर भी रेप्टाइल में उन्होंने ऐड किया हुआ है। अच्छा, प्री हिस्टोरिक का मतलब है कि वो वाले रेप्टाइल्स जो, जहां तक हमारी हिस्ट्री लिखी हुई है ना, मतलब तारीख की किताबों में हिस्ट्री लिखी है, इसी तरह जानवरों की भी हिस्ट्री लिखी हुई है। वो इस हिस्ट्री लिखने से पहले कुछ रेप्टाइल्स थे, उनको हम प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स कहते हैं। मजे की बात यह है कि प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स में सबसे कॉमन प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स जिसको हम जानते हैं वो कौन सा है? ठीक है, वो है डायनासोर। डायनासोर भी प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल है, बहुत पहले था और फिर खत्म हो गया। ठीक है। तो और परी, ये मैं डायनासोर की पिक्चर भी एक डाउनलोड की मजे के लिए, थोड़ा मजाक कर लेंगे डायनासोर देख के। ये देखो, ये देखो, ये है जी हमारा प्यारा डायनासोर, कितनी अच्छी पिक्चर है। और इसमें एक बात बड़ी अच्छी है कि इस ये सिर्फ अपने दोनों पिछले टांगों को यूज कर रहा है चलने फिरने के लिए, और अगली दो इसने जो टांगे हैं उसको इसने बाजुओं की तरह यूज करना शुरू कर दिया। बड़ा तेज है ये, और उसके लिए ये खाने वगैरह पकड़ता है अपने लिए, और जो भी दरख्त वगैरह पे अगर इसने सहारा लेना होता है तो उसके लिए चलता है ये पिछली दो टांगों से। यही वो कह रहा है बाईपेडल हो गया है, यानी कि दो टांगों से काम कर रहे हैं, अगले दो से ये दूसरे काम करना शुरू हो गया। तो एवोल्यूशन। अच्छा, दो बातें मैं इसमें, एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आप वीडियो, अभी तो अगर आप लाइव होते तो मैं आपसे पूछता, लेकिन अभी भी आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर यानी कि हिस्ट्री जब लिखी नहीं गई इन जानवरों की, हिस्ट्री से पहले ही ये यानी कि थे, किसी हिस्ट्री की किताब में इसका जिक्र नहीं आया, तो ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर था, ये हमें कैसे पता चला? इस तरह की पिक्चर थी, ये कैसे पता चली? पता है आपको कैसे पता चली? आपको पता होना चाहिए, ये आपकी बुक में ही लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर में। हमें फॉसिल से पता चला। ठीक है। जो ये इनके दबने की वजह से जो पत्थरों पर जो इनके नक्श बन गए थे, उनसे पता चला कि ये कुछ इस तरह के जानवर थे। ठीक है। और दूसरी बात ये कि एवोल्यूशन वाले यही कहते हैं कि देखो एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने, और रेप्टाइल्स ने आहिस्ता आहिस्ता दो टांगों का पे चलना शुरू कर दिया, और अगली दो टांगों को वो दूसरे कामों के लिए यूज कर दिया। और इसी से ही चलते 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 फिर इंसान भी बना, जिसने दो टांगों पे चलता है, और दो टांगे, अगली जो दो टांगे हैं वो उसके हाथ बन गए, यानी कि बाजू बन। ठीक है, ये एवोल्यूशन वाले कुछ इस तरह की कड़ियां मिलाते हैं। मैंने प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स वर बाइपिडल, वर का वर्ड यूज किया क्योंकि अब नहीं है वो। ठीक है। रेप्टाइल ये जो दो टांगों वाले हैं ये खत्म हो गए हैं अब। मीनिंग दे वॉकड ऑन हाइंड लिम्स, मतलब वो पिछले वाली हाइंड का मतलब पीछे, लिम्स का मतलब लिम्स ही है। ये पिछली दो टांगों पर काम करते थे, चलते थे। दे हैव अ नैरो पेल्विस एंड हैवी आउटस्ट्रेच्ड टेल फॉर बैलेंस। ये इससे भी, इस पिक्चर से भी नजर आ रहा है कि इनकी ये जो पेल्विस है ये नैरो है, और जो टेल देखो इनकी कितनी लंबी है। टेल की वजह से इनको सहारा मिलता है, इनका बैलेंस बरकरार रहता है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये फर्ज कर लेता हूँ कि मैं वैसे फर्ज कर ले, एवोल्यूशन जो है ना ये एक थ्योरी है, ये प्रूव नहीं अभी हुई। ये बात आपने अपने दिमाग में रखना। मैं एकदम फर्ज कर लेता हूँ कि एवोल्यूशन सही है, तो एक बात तो हमारे दिमाग में आती है ना कि यानी कि चार टांगों पर चलने वाला जानवर जब दो टांगों पर चलेगा तो उसे एडिशनल सपोर्ट की जरूरत होगी, तो उस सपोर्ट के लिए इनकी बड़ी टेल काम आती थी। चले। बाइपेडल लोकोमोशन फ्रीड द फ्रंट अपेंडेजेस। बाइपेडल लोकोमोशन का फायदा क्या हुआ कि जो इनके फ्रंट के बाजू थे ना, अपेंडेज, यहाँ बाजू से मराद है, मैंने आपको बताया था एक्सोस्केलेटन से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनको अपेंडेजेस कहते हैं। तो फ्री हो गई इनकी फ्रंट फ्रंट अपेंडेजेस, फ्री हो गई, विच बिकेम अडेप्टेड फॉर प्रे कैप्चर एंड फ्लाइट इन सम एनिमल। और जो सामने अगले वाले ही हैं वो शिकार पकड़ने के लिए, और कुछ डायनासोर तो उड़ते भी थे, अगले वाली बाजू उनके पर की तरह बन गए और उनसे उड़ते भी थे, ये फ्लाइट लिखा हुआ है। ठीक है। उड़ते भी थे, उड़ने वाले बन गए, वाह जी वाह। लोकोमोशन इन एयर। अच्छा जी। एयर का सीधा सीधा मतलब है बर्ड्स को बताना चाह रहा है। नाम देखो नहीं बताया और कह रहे लोकोमोशन इन एयर।
ये मैं उसी पिक्चर पर आपको लेके जा रहा हूँ। मैंने काफी चीजें पढ़ा दी इसमें, फिश भी बता दिया, एम्फीबियंस भी बता दिया, रेप्टाइल्स भी बता दिया, यानी कि ये हमारा सफर कुछ इस तरह चला। यहाँ से शुरू होकर एम्फीबियंस तक गया, फिर रेप्टाइल्स तक गया, अब ये बर्ड्स पर आएगा और एंड पर ये मैमल्स पर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो बर्ड्स की बात होगी, लोकोमोशन इन एयर में। कभी इंसान को तो आपने हवा में उड़ता हुआ नहीं देखा होगा बगैर सहारे के, जहाज वगैरह में उड़ सकता है। द स्केलेटन ऑफ अ बर्ड इज मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। जो बर्ड का स्केलेटन है वो कुछ इस तरह से मॉडिफाई हुआ है कि वो, जिससे फ्लाइट में मदद मिलती है, यानी उड़ने में मदद मिलती है। ठीक है। तो जो यानी कि कहा जा सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या क्या स्केलेटन में इनके चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से ये उड़ सकते हैं। हम क्यों नहीं उड़ सकते, ये क्यों उड़ सकते हैं? हमारा स्केलेटन तो आपने पढ़ लिया ना, तो उससे कंपैरिजन खुद ही कर लेना, इनका पढ़ा दूंगा तो कंपैरिजन खुद कर लेना कि ये क्यों उड़ते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस अडेप्टेशंस आर द बोन्स विद लार्ज एयर स्पेसेस विच मेक देम लाइटर। ये बात है जो मैंने आपको पहले भी कभी बताई थी, कि इनकी जो बोन्स होती हैं ना, हड्डियां होती हैं, उनके अंदर जो हमारी स्पंजी बोन है ना, उसकी जगह पर इनके अंदर वो खाली होती हैं, अंदर से खाली हड्डियां होती हैं, जिसकी वजह से मतलब एयर स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हड्डियां हल्की होती हैं। तो उड़ने के लिए सबसे पहली चीज तो उस चीज का हल्का होना चाहिए ना, हल्की हल्के वजन की चीज आसानी से उड़ जाएगी। तो इनकी हड्डियां हल्की होती हैं क्योंकि उनमें एयर स्पेसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा जी, द फोर लिम्स इवॉल्व्ड इनटू विंग्स। ये बड़ी अच्छी बात है कि जी अगले वाले जो इसके लिम्स है ना परिंदों के, मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा जिससे आपको पता लगेगा यार इनका स्केलेटन हमसे कितना मिलता जुलता है परिंदों का। द फोर लिम्स इवॉल्व्ड इनटू विंग्स। तो ये इनके जो अगली वाली टांगे हैं वो पर बन गए, इनके इवॉल्व हो गए, पर बन गए जी। विद वेरी स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स। तो पेक्टोरल मसल्स आपको पता है जो हमारे शोल्डर वाले मसल्स हैं, उस ये सारे पेक्टोरल मसल्स हैं, तो ये इनके बड़े तगड़े हैं ये। अगले विंग्स के मसल्स बड़े तगड़े हैं। तगड़े मसल्स की वजह से क्या होता है कि ये अपने परों को ऊपर नीचे बड़ी जोर जोर से करते हैं, जिसकी वजह से ये खुद ऊपर उड़ते हैं। द स्टर्नम इज मॉडिफाइड फ्रॉम कील। स्टर्नम इनकी मॉडिफाई होके एक कील की तरह हो गई। ये मैं बताता हूँ कील किस तरह की होती है। द कील इज नीडेड फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल। और कील का क्या फायदा, कील के ऊपर कील के ऊपर क्या है कि छोटी छोटी साइड्स बनी हुई हैं जहाँ पर बहुत सारे मसल्स अटैच हुए हुए हैं। अच्छा जी, ये इनके स्केलेटन की बात यहीं तक थी, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इनका स्केलेटन दिखा दिया जाए आपको। बड़ी अच्छी पिक्चर है मेरे पास इसके लिए दिखाने के लिए। ये पिक्चर आपके पास आ गई होगी। ये एक चिड़िया को दिखाया हुआ है। ये इसकी जी चूंच है, सबसे पहले बीक से चूंच है। ये इसकी मोबाइल नेक है, यानी कि इसकी इसकी भी एटलस एक्सिस अच्छी काम करती है, जिसकी वजह से यानी कि रोटेट कर सकता है ये अपने। आपने देखा ही होगा चिड़ियों को कैसे अपना सर हिला रही होती। तीसरे नंबर पर सबसे नीचे ले जाता हूँ जी आपको। बाईपेडल लोकोमोशन है, इनकी दो ही टांगे हरकत करवाती हैं, मतलब जमीन जब ये चलती हैं तो दो टांगों पर। कभी कौवे को आपने चार टांगों पर या चिड़िया को चार टांगों पर चलते नहीं देखा होगा। अब देखो अ, इनमें थोड़ा सा एक ये भी दिखाया हुआ है। एक मिनट, मुझे पेंसिल अपनी ऑन करने दो। ये जो बात जो मैंने डिस्कस कर ली वो यहाँ लिखी हुई है। लाइट बट स्ट्रॉन्ग न्यूमेटिक स्केलेटल फ्रेमवर्क। न्यूमेटिक का मतलब है जिस चीज में हवा हो उसको हम न्यूमेटिक कहते हैं। नमोनिया लंग्स के लिए नमोनिया भी, लंग्स के इन्फेक्शन के लिए नमोनिया भी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लंग्स में हवा होती है, तो उससे मिलता जुलता ही ये वर्ड नमोनिया है। तो न्यूमेटिक हम कहते हैं हवा वाली चीजों। तो इनका जो स्केलेटन है वो हल्का तो है लेकिन तगड़ा है, स्ट्रोंग है। क्यों? क्यों हल्का है? क्योंकि इसमें एयर भरी होती है, हमारी हड्डियों की तरह नहीं होती, इसमें एयर भरी हुई है, ये नजर नहीं आ रहा। ठीक है। और भी। अच्छा, फोर लिम्स, जो अगले वाले लिम्स है ना इसके, ये वाले जो दिखाए हुए हैं ये आगे, ये अगले वाले जो लिम्स हैं ये पर बन गए हैं। ये पर ही दिखाए हुए हैं असल में, ये उसने ये पर ही दिखाए हुए हैं। परों का सिर्फ हड्डियों वाला ढांचा दिखाया हुआ है। एक चिड़िया में सिर्फ हड्डियां इतनी सी ही होती हैं, बाकी सारा उसका गोश्त और उसके पर शरी होते हैं, हड्डियां सिर्फ यही हैं।
ठीक है। शॉर्ट टेल है इसकी, छोटी सी इसकी पूंछ है जी। और एक और बात भी है कि लाइट इंसोलेटिंग फीदरी कवर, लाइट का मतलब यहाँ रोशनी नहीं है, लाइट का मतलब है हल्का। इंसोलेटिंग फीदरी कवरिंग यानी कि इंसोलेटिंग का मतलब है कि इनको सर्दी गर्मी से भी बचाता है परिंदों को। ठीक है। और फेदर्स होते हैं इनके, फेदर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके लिए मेरे पास काफी पिक्चर्स हैं यहाँ पे, मैं आपको और पिक्चर भी थी पर ये वाली पिक्चर ज्यादा अच्छी जो मैं दिखाना चाहता था आपको चाहिए इसके। ये देखो, ये उसने स्केलेटन कुछ वैसा ही दिखाया हुआ है, ये स्कल दिखाई हुई है किसी चिड़िया की। अच्छा, ये क्लेविकल दिखाई हुई है। अच्छा, ये है उसकी स्टर्नम नीली की हुई है। ये देखो कैसे कील की तरह बनी हुई है। ठीक है। कील का मतलब है इसके ऊपर बड़े सारे अटैचमेंट साइट्स हैं। ठीक है। मसल के लिए। ये इसकी पिछले टांगे हैं। पिछली टांगों में देखो जिस तरह हमारे फीमर होती है, इसके भी फीमर है पिछली टांग में। और नीचे टीबिया भी है। फिबुला इसमें नहीं है, और इसमें ये हुक सी बनी हुई है। इसमें भी मेटाटार्सिस है, हमारे भी मेटाटार्सिस है, और इसके आगे पंजे हैं जी। ये इसका पेल्विक का हिस्सा है, जिस तरह हमारा पेल्विक का हिस्सा होता है। अलबत्ता इसमें और हमें जो फर्क वाली बातें हैं वो ये है कि इसका एक तो स्टर्नम देखो किस तरह चौड़ी होकर, आगे से चौड़ी होकर कील बन गई। और दूसरे नंबर पर फ्यूज्ड थोरेसिक वर्टिब्रा, इसकी जो जो हमारी सैक्रम की वर्टिब्रा फ्यूज हुई हुई है ना, इसके थोरेसिक वर्टिब्रा भी फ्यूज हुई हुई है। ठीक है, वो इसको स्टेबिलिटी, इसको ताकत देती है। अब आगे अगले इसके बाजू की बात। अगले बाजू में जिस तरह हमारी ही ह्यूमरस होती है, अगला बाजू इसका बेसिकली विंग्स ही है, ये विंग्स का स्ट्रक्चर है ये वाला सारा। ये वाला सारा स्ट्रक्चर इसका विंग्स का है। ओहो, क्या कुछ और कलर, ये वाला कलर सही रहेगा यार। ये वाला सारा स्ट्रक्चर विंग का है। ये देखो इसमें भी ह्यूमरस भी है, रेडियस अल्ना भी है। ठीक है, जिस तरह हमारे बाजुओं में आती है। तो इसका ये विंग है। अगले बाजू इसके विंग बनते हैं। ठीक है, अब तो मेरा ख्याल है पुलिस भी आ जाए, अगर अब भी समझ नहीं आई तो पुलिस भी आ जाए, फिर भी समझ नहीं आई। द बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स। इसकी बॉडी के ऊपर बड़े छोटे छोटे से फेदर्स होते हैं। फेदर्स जो परिंदों को आपने देखा होगा, ये बड़े परों की बात नहीं हो रही, बड़े परों के ऊपर जो छोटे छोटे पर से लगे होते हैं ना, फेदर्स उनको कहते हैं। विच गिव द विंग अ लार्ज सरफेस एरिया टू कीप द बर्ड्स इन एयर। फेदर्स का एक सबसे बड़ा फायदा है कि ये विंग को ज्यादा सरफेस एरिया देते हैं, जिसकी वजह से फेदर्स किस तरह विंग को सरफेस एरिया ज्यादा देते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स का पढ़ाने वाला टॉपिक है। ठीक है। और इस वजह से विंग का सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा देर बर्ड एयर में रहते हैं। ये किस तरह से सरफेस एरिया का एयर एयर में रहने से किस तरह तल्लक है, ये भी बेसिकली फिजिक्स का ही टॉपिक है, ये बायो का टॉपिक नहीं है जी। मैं यहाँ पढ़ाऊंगा भी। दूसरा फेदर्स का क्या फायदा है कि ये बॉडीज को वार्म रखते हैं, ये इनके परिंदों के जिस्मों को गर्म रखते हैं, जैसे मैंने बताया था फेदर्स के बारे में। सो दैट दे कैन प्रोड्यूस इनफ एनर्जी टू फ्लाई। देखो परिंदे जो हैं उड़ते हैं, और उड़ना आसान काम नहीं है, चलने की निस्बत उड़ना ज्यादा मुश्किल काम है, आपको भी पता है। हम तो उड़ने से ज्यादा एनर्जी यूज होती है परिंदों की, तो फेदर्स जो है वो ज्यादा हीट की सूरत में उनके जिस्म से एनर्जी निकलने नहीं देते, जिसकी वजह से उनके जिस्म गर्म रहते हैं। तो एनर्जी ज्यादातर उड़ने में यूज होती है। फेदर्स की मैं पिक्चर भी दिखा देता हूँ, मेरे पास है तो थी, देख लेते हैं। चाहिए किस चीज की पिक्चर? ये फायदा है, मैं नहीं, ये भी अभी फायदा है। हाँ ये है। ये एक बहुत ही प्यारा बर्ड मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये देखो, ये इसके दो बड़े बड़े विंग हैं। और ये देखो इसके ऊपर छोटे छोटे फेदर्स लगे हैं। ठीक है, ये फेदर्स हैं। और ये फेदर्स इसको क्या करते हैं, ये भी फेदर्स हैं, ये जो फेदर्स क्या करते हैं, इसको गर्म रखते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा बनाते हैं। दूसरी, इनका इनसे ये फायदा है कि ये भी स्ट्रीमलाइन, बर्ड्स की बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है। ये इसने यहाँ लिखा भी हुआ था।
इस पिक्चर में लिखा होगा। तो पिक्चर आपके पास आ गई होगी, ये देखो ये लिखा हुआ है स्ट्रीम लाइंड स्पिंडल शेप्ड बॉडी। और इनकी स्पिंडल शेप्ड बॉडी है। स्पिंडल, ये देखो वही जिस तरह स्पिंडल फाइबर थे ना मसल के, वैसे ही इसके फाइबर, ये इनकी बॉडी वैसे ही है। स्पिंडल हमेशा इस तरह की शेप को कहते हैं। ये जो शेप है ना, ये होती है स्पिंडल शेप, ठीक है। ये शेप स्पिंडल शेप, तो ये वैसे ही शेप है इसकी कुछ बर्ड की, ठीक है? मिलती जुलती है, बिल्कुल स्पिंडल नहीं है लेकिन स्पिंडल कह सकते हैं इसको, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये स्ट्रीमलाइन होने का क्या फायदा, स्ट्रीमलाइन होने का फायदा ये है कि एयर की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। और जहाज भी बेसिकली इंसानों ने परिंदों को देखकर ही बनाए हैं कि जहाज भी बड़े स्ट्रीमलाइन रखे जाते हैं, कि एयर और जहाज की फ्रिक्शन कम से कम रखी जाए। ठीक है। द बॉडी स्ट्रीमलाइन टू कट क्लियरली थ्रू द एयर। बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन है ताकि एयर को अच्छे तरीके बिल्कुल आसानी से कट कर दिया जाए, अंदर से एयर के आराम से गुजरा जा सके। द फेदर्स लाई स्मूथली अगेंस्ट इट्स बॉडी। फेदर्स बॉडी के साथ साथ जुड़े होते हैं, सो दैट द एयर कैन फ्लो ओवर देम, ताकि एयर बिल्कुल आसानी से उनके ऊपर से गुजर सके। अ बर्ड कैन फ्लाई आइदर पैसिवली बाय ग्लाइडिंग और एक्टिवली बाय फ्लाइंग इट्स विंग्स। अच्छा, ये एक्टिव और पैसिव जो फ्लाई है ना बर्ड की, ये उसने आगे एक्सप्लेन भी की हुई है। पैसिव फ्लाइट्स बेसिकली, आपने वो चीलों को देखा होगा। चीलें अगर आसमान में जब गोल गोल घूम रही होती हैं तो वो तैर, जिसको हम कहते हैं चीलें तैर रही हैं आसमान में, तो वो पर नहीं हिला रही होती, लेकिन वो फिर भी उड़ रही होती हैं। वो गिर नहीं, पर हिलाने के बगैर फिर भी वो गिर नहीं रही होती। क्यों, क्योंकि वो ग्लाइड कर रही होती हैं। वो एयर करंट्स होते हैं दरअसल ऊपर ना, अगर थोड़ा सा बुलंदी पर चले जाएं तो हवा चल रही होती है बड़ी जोर से, तो वो हवा के अगेंस्ट उड़ती हैं, तो हवा उनको खुद ही ऊपर उठाए रखती है। उसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग। ये ग्लाइडिंग भी बेसिकली फिजिक्स का टॉपिक है। ये भी शायद आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ होगा। और ये एग्जांपल भी बस ग्लाइड की वहां पर दी हुई है फिजिक्स में 9th 10th। पैसिव फ्लाइट, व्हेन बर्ड्स ग्लाइड द विंग्स एक्ट एज एरोफॉयल्स। जब बर्ड ग्लाइड करते हैं तो विंग्स जो होते हैं वो एरोफॉयल्स, एरोफॉयल्स मतलब ऐसी ऐसे आप समझें कागज नुमा स्ट्रक्चर जो हवा में उड़ रहे हैं, ऐसे विंग्स उनके ऐसे एक्ट करते हैं। एन एरोफॉयल, अब एरोफॉयल की बताए हुए, एज एनी स्मूथ सरफेस विच मूव्स थ्रू द एयर एट एन एंगल टू द एयर स्ट्रीम। एरोफॉयल्स की उसने डेफिनेशन बताई है कि एक स्मूथ सरफेस होती है जो कि एयर के थ्रू मूव करती है एट एन एंगल टू द एयर स्ट्रीम के अगेंस्ट एक एंगल पर। अच्छा, मैं इसकी थोड़ी सी समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। ये है फिजिक्स का टॉपिक, मैं आपको ये बता दूँ। ठीक है, चले यही समझाता हूँ। फर्ज करो एयर जो है ना वो इस तरफ से इस तरफ चल रही है, और परिंदा पता कैसे उड़ता है। परिंदा ऐसे उड़ता है कि उसके जो पर की डायरेक्शन है ना, वो कुछ कलर चेंज कर लेता हूँ, लाल कलर, पर के लिए लाल का कलर, विंग के लिए लाल का। परिंदा ऐसे उड़ता है कि उसके पर की डायरेक्शन इस तरह है, ठीक है। ठीक है, ये पर की डायरेक्शन है, परिंदा बेसिकली इस तरफ उड़ रहा है, आप वक्ती तौर पर ये समझ लो, ठीक है। अब परिंदा ऊपर नीचे पर हिला नहीं रहा, ये वाला पर ऊपर नीचे नहीं जाएगा। लेकिन बेसिकली होगा क्या यहाँ पर, लेकिन बेसिकली होगा यहाँ पर क्या है, जब ये हवा इस तरह मूव करेगी तो हवा यहाँ से जब इससे टकराएगी तो यहाँ पर एयर जो है स्ट्रीमलाइन की बजाय यहाँ नीचे ऐसे टर्बुलेंस होएगी एयर में, ऐसे 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 जाएगी और ऐसे जाएगी, ठीक है। ठीक है, और ऊपर से हवा जो है वो स्ट्रीमलाइन ही जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली वही मैकेनिज्म है जिसके जरिए बॉल जो है, जब बॉलर बॉल फेंकता है तो वो एक साइड पर स्विंग कर जाती है, हवा में स्विंग कर जाती है, ठीक है। ये वही मैकेनिज्म है। ये फिजिक्स में ये भी लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर में या पता नहीं सेकेंड ईयर में, मुझे नहीं याद। तो यहाँ पर एयर की टर्बुलेंस हो गई, यहाँ पर ये स्ट्रीमलाइन है। ऑब्वियसली जहाँ पर स्ट्रीमलाइन होगी वहां पर एयर की स्पीड ज्यादा होगी, और यहाँ पर एयर की स्पीड कम होगी। और फिजिक्स का एक रूल है कि जहां पर स्पीड ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर कम होगा।
तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। मैं पी लिख के कह देता हूँ कि यहाँ पर प्रेशर कम होगा और यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है। तो हवा की हवा की जो है ना, और जितने भी लिक्विड्स भी, और हवा की ये प्रॉपर्टी है कि वो कम प्रेशर वाले एरिया से ज्यादा प्रेशर वाले एरिया की तरफ जाता है। तो यहाँ पर जो हवा होगी ना, वो इस यहाँ से ऊपर जाएगी ऐसे। तो ये परिंदे को इस तरह, ये पर को देखो कैसे ऊपर की तरफ उठाने की उठा रही है। तो इस तरह परिंदा ऊपर ऊपर ही ग्लाइड करता रहता है। ये है बेसिक मैकेनिज्म इसका। मुकम्मल समझने की इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन फिजिक्स, अगर फिजिक्स के कोई लेक्चर अच्छे लिए होंगे आपने तो आपको इसकी बेसिक समझ आ जाएगी। द एयर फ्लोज ओवर द विंग इन सच अ वे दैट द बर्ड इज गिवन लिफ्ट। वही है ना कि एयर ऐसे विंग्स के अक्रॉस फ्लो करती है कि जिसकी वजह से परिंदे को एक लिफ्ट मिलती है, परिंदा ऊपर की तरफ जाता है। द अमाउंट ऑफ लिफ्ट डिपेंड ऑन द एंगल एट विच द विंग इज हेल्ड रिलेटिव टू द एयर स्ट्रीम। और कितनी लिफ्ट ऊपर को मिलेगी ये डिपेंड करता है कि एंगल क्या है। यानी कि अगर हवा इस तरफ से इस तरफ है तो इतने एंगल पर कम लिफ्ट मिलेगी, इतने एंगल पर ज्यादा लिफ्ट मिलेगी। सॉरी, इतने एंगल पर भी कम मिलेगी, लेकिन ये जो दरमियान वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल है 45 का, इस पर सबसे बेस्ट लिफ्ट इस पर मिलती। इस पर भी कम लिफ्ट मिलेगी, इस पर भी कम लिफ्ट। ठीक है। एक्टिव फ्लाइट। एक्टिव फ्लाइट बेसिकली वो फ्लाइट है, परिंदे की वो वाली हरकत है जिसमें परिंदा अपने पर फड़फड़ा रहा होता है, ऊपर नीचे पर मार रहा होता है। वेन लिटिल और नो स्पोर्ट कैन बी गेन्ड फ्रॉम अपवर्ड एयर करंट्स। जब ये जो एयर करंट है ना, कभी कभी नहीं भी चलते। तो जब एयर करंट से इसको सपोर्ट नहीं मिलती, फिर परिंदा क्या करता है, द सेम इफेक्ट कैन बी अचीव्ड बाय फ्लैपिंग द विंग। फिर परिंदा क्या करता है, परिंदा अपने पर जोर जोर से ऊपर नीचे मारता रहता है। As the birds move through the air flows more quickly over the curved upper surface than the lower surface। यही बात मैंने आपको बताई थी कि जब परिंदा मूव करेगा एयर से तो उसके, जो मैं कोई भी परिंदा यहाँ पर मैंने पिक्चर से मेरे पास आया तो मैं परिंदा एक है ना। यार परिंदे की शायद मैंने पिक्चर, चलो ये भी है, ये अच्छी पिक्चर है, इससे पता लग गया। ये पिक्चर तो मैंने किसी और मकसद के लिए डाउनलोड की थी, चलो यहाँ ऐसा दिखा दूंगा। तो जब ये देखो ये परिंदा पर फड़फड़ा रहा है तो क्या होगा कि एयर जो है वो इसके ऊपर ज्यादा स्पीड से, ऊपर विंग्स के ऊपर से ज्यादा स्पीड से गुजरेगी और नीचे से कम स्पीड से गुजरेगी। जिसकी वजह से नीचे ज्यादा प्रेशर बन जाएगा और ऊपर कम प्रेशर बन जाएगा। स्पीड और प्रेशर का ऑपोजिट रिलेशन है। तो कम प्रेशर से ऊपर की तरफ फिर परिंदा जाना शुरू कर दे। ठीक है जी। As the birds moves through the air, the air flows more quickly over the curved upper surface than over the lower surface। तो लोअर सरफेस से ज्यादा अपर सरफेस पर ज्यादा तेजी से एयर फ्लो करती है। दिस रिड्यूसेस द एयर प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द विंग। जिसकी वजह से ऊपर एयर प्रेशर कम हो जाता है कंपेयर्ड विद एयर प्रेशर बिलो द विंग। पर के नीचे एयर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। देयर इज देयरफॉर अ नेट अपवर्ड प्रेशर ऑन द विंग विच गिव्स लिफ्ट टू द बर्ड। जिसकी वजह से ऊपर की तरफ एक अपवर्ड प्रेशर मिलता है। सबसे आखिर पर आ गया मैमल्स। मैं फिर उसी पिक्चर पर जाऊंगा, ये वाली पिक्चर। सबसे पहले फिश की बात की, फिश से एम्फीबियंस की बात की, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स से बर्ड्स की, और अब मैमल्स की बात कर रहे हैं। सॉरी ये मैमल है, ये ग्राउंड होग पता नहीं क्या है, ये मैं बाद में बताऊंगा। इस पिक्चर में मुझे नजर आया, पता नहीं क्या है। चलें देख लेंगे इसको बाद। द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ सपोर्टिंग द बॉडी इज सीन इन एनिमल्स। वाह, हमारी तारीफ होगी। मैमल्स, हम चूंकि मैमल्स हैं तो मैमल्स में सबसे ज्यादा सपोर्ट हमें मिलती है जी। मतलब हमारे जिस्म को सबसे ज्यादा सपोर्ट है। द limbs of mammals have undergone further modifications to produce the following modes of locomotion। अब देखो मैमल्स में उसने मूवमेंट सारी और स्पोर्ट सारी नहीं बताई, क्योंकि वो इंसानों को पहले डिस्क्राइब कर चुका है। तो बच्चों को थोड़ा आइडिया है कि मैमल्स कैसे मूव करते हैं। लेकिन मैमल्स ने में कुछ अडेप्टेशन, कुछ मॉडिफिकेशन इनमें भी हुई हैं। वो मॉडिफिकेशन क्या क्या हुई हैं वही ये है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ मैमल्स में भी आगे तीन किस्में हैं मॉडिफिकेशन के हिसाब से। सबसे पहली है प्लांटीग्रेड।
ये है जी प्लांटिग्रेड। इन दिस मोड ऑफ लोकोमोशन द मैमल्स वॉक ऑन देयर सोल विद पाम रिस्ट एंड डिजिट्स ऑल रेस्टिंग मोर और लेस ऑन ग्राउंड। इस तरह की लोकोमोशन में क्या होता है कि जो मैमल है वो अपनी सोल पर चलता है। और सोल पर इस तरह चलता है, ये पाँव के निचले हिस्से को सोल कहते हैं। सोल पर इस तरह चलता है कि उसके पाँव का निचला हिस्सा भी यानी कि पाम भी, रिस्ट भी यानी कि उसकी कलाई भी, और डिजिट्स भी यानी कि उसके जो पंजे हैं अगली साइड के, ये सारा कुछ जमीन से टच हो रहा होता है किसी ना किसी हद तक। मोर और लेस का मतलब होता है किसी ना किसी हद तक जमीन पर टच हो रहा होता है। जैसा कि मंकीज में, बंदरों में, एप्स में, मैन में और बियर में। ठीक है। ये मैंने बियर रीछ को कहते हैं, मंकी बंदर को कहते हैं, मैन इंसान को कहते हैं, एप्स बिल्कुल मंकी से मिलते जुलते। एप्स जो होते हैं ना, मंकीज और मैन के दरमियान वाली जो चीजें हैं ना, वो एप्स हैं। ये आप नेट से निकाल कर भी देखिएगा। ये बिल्कुल ही इंसानों और बंदरों से मिलते जुलते हैं। ऐसा लगता है जैसे बंदर को और इंसान को अगर एक चैम्बर में इकट्ठा कर दिया जाए तो एप बन जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये अपने पाम को भी नीचे लगाती हैं, अपने डिजिट्स को भी लगाती हैं। देखो हम जो हैं वो अपने पा सोल को तो लगाते हैं लेकिन, और अपने डिजिट को भी लगाते हैं, लेकिन हम अब ये कह सकते हैं अपने एंकल को उतना नहीं लगाते। यहाँ पर रिस्ट से मुराद एंकल है, हमारा एंकल है। ठीक है। तो हम अपने जो है वो एंकल को नहीं लगाते नीचे, लेकिन एंकल का जो नीचे वाली हड्डी है ना, जिसे हम कैल्केनियस कहते हैं, यानी कि जो हमारी जो रिस्ट जो एंकल की हड्डियां, हम उनको टार्सल्स कहते हैं ना, टार्सल्स। तो जो टार्सल्स में जो नीचे वाली कुछ हड्डियां हैं वो जमीन पर लगती हैं हमारी भी। मैंने पिक्चर नहीं लिखी लेकिन आप समझ लो कि हमें लगता है ऐसा है कि घुटना हमारा जमीन पर नहीं लग रहा, लेकिन घुटने की हड्डियां नीचे जाकर जमीन पर जो हड्डी है ना वो कल्केनियस होती है, कल्केनियस हड्डी से मिलकर से बनती है। तो कल्केनियस घुटने की हड्डी है। टखने की, सॉरी, टखने की, घुटना कह रहा हूँ, टखने की हड्डी। अच्छा जी, डिजिटी ग्रेड आ गया। प्लांटी बेसिकली, प्लांटी लफज देखो, प्लांटी लिखा हुआ, प्लांट का मतलब है पूरा प्लांट किया हुआ है, मतलब पूरा रखा हुआ है किसी चीज को किसी जगह पर पूरा रख देने को प्लांट का। डिजिटी का मतलब है कि ये सिर्फ डिजिट्स नीचे रखेंगे। सम मैमल्स टेंड टू वॉक ऑन देयर डिजिट्स ओनली। ये देखो ये सिर्फ डिजिट्स पर चलते हैं। जब मैं छोटा था और साइम मुझसे भी बहुत ज्यादा छोटा था, तब वो सिर्फ अपने अगले पंजों पर चलता था, तो तब हम उसको डिजिटी ग्रेड कह सकते थे। थोड़ा सा मजाक हो गया, बुरे वाला, लेकिन चलो कोई मसला नहीं। साइम अच्छा बच्चा है। दे रन फास्टर देन प्लांटीग्रेड। तो जो डिजिटीग्रेड है वो प्लांटीग्रेड से ज्यादा तेजी से दौड़ते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे कि रैबिट्स हैं, खरगोश हैं, रोडेंट्स जैसे चूहे, ये खरगोश वगैरह और रोडेंट्स जो हैं ये हमसे ज्यादा तेजी से दौड़ते हैं क्योंकि ये डिजिट्स पर चलते हैं। और इन मैमल्स में क्या होता है, पहला जो डिजिट है ना, तो सबसे पहला डिजिट यानी कि जो अंगूठा है वो छोटा हो जाता है या फिर कंप्लीटली लॉस हो जाता है। ये मैं इसके लिए मैंने पिक्चर डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये पिक्चर आ गई है आपके सामने। ये एक रोडेंट दिखाया हुआ है, चूहा, चूहे की तरह की कोई चीज है या चूहा ही होगा। ये देखो ये इसके डिजिट्स हैं, ये इसके ये जो डिजिट्स हैं, ये सारे डिजिट्स बेसिकली अगले पंजों को कहते हैं। हमारे भी ये उंगलियां डिजिट्स होती हैं। इनमें देखो ये चार तो ठीक है, लेकिन ये पंजवा बड़ा छोटा छोटा सा है, यहाँ भी पांचवा बिल्कुल लॉस्ट हो चुका है या फिर छोटा सा है। ठीक है। तो ये ये पांचवे से मुराद है पहला, यहाँ पर पहला जो है ना वो बिल्कुल छोटा सा हो चुका है, और यहाँ पर भी छोटा हो चुका है। चार ठीक है, एक नहीं ठीक, छोटा हो गया। अच्छा जी, अगला आ गया अंगुली ग्रेड। दीज मैमल्स वॉक ऑन द टिप ऑफ टोज मॉडिफाइड इनटू हूफ। ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने जो डिजिट्स के भी अगले सिरे हैं या टोज के जो, टोज कहते हैं बेसिकली हमारे पैर के अगले पंजे को टोज कहते हैं। तो उनका भी जो अगली टिप है ना, सिर्फ उन पे चलते हैं। और वो इनके मॉडिफाई होके हूफ बन के हैं, जैसे घोड़े वगैरह के वो होते हैं, बकरी के खुर जिसे कहते हैं, खुर। ये हूफ, खुर पंजाबी में इसका खुर है, और उर्दू में पता नहीं क्या है। मैं तो समझता हूँ उर्दू जबान जो है उसकी उसमें पंजाबी भी, पंजाबी से भी कम लफ्ज है।
कोई हाल नहीं। उर्दू में मैमल्स को भी जानवर ही कहते हैं, और एनिमल्स को भी जानवर ही कहते हैं, और वर्टिब्रेट्स को भी जानवर ही कहते हैं, और सब कोई जानवर की। मैमल्स भी जानवर है और एनिमल्स भी जानवर है, कोई पता नहीं जी क्या क्या है। चले। डियर हो गया, जैसे हिरन हो गई, बकरी होगी, बकरियां तो हम सबने देखी हैं, तो बकरी के आप देखो खुर होते हैं। और ये सबसे ज्यादा तेज भागते हैं, इसी में घोड़े भी आते हैं। घोड़े आपको पता है कितना तेज भागते हैं? घोड़े के साथ कोई भी नहीं दौड़ सकता। ठीक है, बहुत तेज होता है ये। ठीक है, और इसी तरह ये चीते शीते भी, ये सारे जो है, ये चीते शीते पता नहीं इनमें से तीनों में से किस में आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में तो इसे उंगली ग्रेड में ही आने चाहिए, लेकिन असल में इसने यहाँ पर मैमल्स का ही जिक्र किया है, तो देखना पड़ेगा इसको आगे। लेकिन आप सिर्फ यही वाली एग्जांपल याद कर लो काफी। अच्छा जी। एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। बस थोड़ा सा रह गया, 1.5 पेज का काम रह गया। तो फिर खत्म करते हैं, काफी लंबा लेक्चर हो गया ये वाला। अच्छा जी। तो यहाँ पर बेसिकली वो जो पिछली बातें हैं ना उनको रिवाइज कर देगा, और कहेगा ये कि जैसे मैंने बताया ना, एवोल्यूशनरी चेंजेस, यानी कि एवोल्यूशनरी चेंजेस का मतलब है कि वक्त के साथ साथ जानवरों में क्या था, क्या तब जानवरों में, या बेसिकली ये वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ जानवरों की बात होगी, और जानवरों में भी सिर्फ वर्टिब्रेट्स की बात होगी, सिर्फ बैकबोन वालों की, यानी कि फिशेस की बात होगी, बर्ड्स की बात होगी, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स की, ये 5 चीजों की बात होगी। तो इन चीजों की जो बात होगी, उनमें ये बताएगा कि कैसे उनके स्केलेटन में चेंजेस आई हैं। और चेंजेस वो इस हिसाब से बताएगा कि स्केलेटन में कैसी चेंजेस आई हैं जिन्होंने उनको लोकोमोशन करने में, यानी हरकत करने में मदद दी है। All vertebrates have a common body plan and have skeleton formed from the same basic parts। ये तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा, मैंने बार बार बताया कि सारे वर्टिब्रेट्स ही तकरीबन जो है ना, उनका बॉडी प्लान एक जैसा ही लगता है ऐसा। फिश को भी देखो, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, सबको देखो एक ही तरह का है। बर्ड्स का मैंने आपको स्केलेटन दिखाया, देखो वो इंसानों से कितना मिलता है। बट देयर आर मैनी डिफरेंसेस, लेकिन फर्क भी बड़े हैं जी। अगर सिमिलैरिटीज हैं तो फर्क भी बड़े हैं। Some of these can be related to changes in habitat. For example, sport and locomotion in sea requires adaptation which differ from those needed on land or in air। कहता है कि ये जो डिफरेंसेस है ना, इनमें जो चेंजेस हैं इनके स्ट्रक्चर में, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि ये जिस जगह पर रहते हैं, मतलब हैबिटेट, यानी कि जगह, जिस जगह पर रहते हैं उनकी वजह, उसकी वजह से चेंजेस है। जैसे कि मछली जो है वो पानी में रहती है, तो उसकी बॉडी पानी के में रहने के लिए के हिसाब से बनी हुई है। इंसान जो है खुश्की पर रहता है, उसकी बॉडी खुश्की पर रहने के लिए बनी है। बर्ड्स हवा में उड़ते हैं, उनकी बॉडी हवा में उड़ने के लिए। और जो चेंजेस हैं वो बताएंगे कैसे बर्ड्स के, देखो हड्डियों में एयर स्पेसिस होती हैं। और भी चेंजेस हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं, जो मैंने बता भी दी। अब वो एक एक बताएगा। मोस्ट फिशेज आर प्रोपेल्ड फॉरवर्ड बाय मींस ऑफ मसल कंट्रैक्शन विच पास अलोंग द बॉडी फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर प्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टरिस्टिक एस बैंड लोकोमोशन। यहाँ पर बेसिकली वो बता यही रहा है कि पूरी फिश में, ज्यादातर फिश में, फिशेज में क्या होता है कि पूरे आगे से लेकर पीछे तक मसल्स होते हैं उनकी बॉडी में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फिशेज जो हैं वो मूव करती हैं। Alternate contractions on both sides produces lashing movements which drive the fish forward through the water। तो अल्टरनेट यानी कि दोनों साइडों पर बारी बारी कंट्रैक्शन होती है मसल्स की, जिसकी वजह से लैशिंग मूवमेंट्स भी, बल्कि बेसिकली हंटर की तरह की मूवमेंट्स ही हैं। विपिंग और लैशिंग तकरीबन एक ही तरह की। दिस टाइप ऑफ मोशन इज सीन इन कार्टिलेजिनस फिश लाइक डॉग फिश एंड शार्क्स। और इस तरह की जो मोशन है हमें कार्टिलेजिनस फिश में मिलती है। कार्टिलेजिनस फिश की दो एग्जांपल्स दी हैं उसने, डॉग फिश भी और शार्क्स भी। डॉग फिश इसलिए कहते हैं, ये मैंने डॉग फिश की एक पिक्चर भी देखी है। डॉग फिश को डॉग फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली ना हमला करती है, दूसरे जो छोटे मोटे दूसरी मछलियां उसको खाती है। तो डॉग फिश को डॉग फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुत्तों की तरह झुंड में हमला करती है। कुत्ते भी ज्यादातर मिलके हमला करते हैं, तो ये भी झुंड में हमला करती है, इसलिए इसको डॉग फिश कहते हैं। डॉग फिश की मैंने शायद कोई पिक्चर भी डाउनलोड करके रखी थी। है कुछ। हाँ ये है।
ये देखो कितनी प्यारी फिश है ये। लेकिन जब ये हमला करने आएगी फिर प्यारी नहीं लगेगी, ये देखो। बिल्कुल कुत्तों की तरह की है, कभी कभी इसमें कुत्तों वाली नेचर आ जाती है, काटने वाली। तो फिर ये कुत्ता अपना कुत्तापन पूरा पूरा दिखाती है। और शार्क्स भी इसी तरह ही है। शार्क्स का तो आपको पता है बड़ी खूंखार होती है, बंदा खा जाती हैं, ये बड़ा बड़ा बुरा होती हैं, बड़ी बुरी बहुत बड़ी बड़ी होती है। देखो शार्क जो है ना वो एक कार्टिलेजिनस फिश है, जबकि वेल जो है वो एक मैमल है, ये याद रखना। मैमल्स बेसिकली अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इस वजह से इनको मैमल्स कहते हैं। और एक और भी है, बैट जो है ना, बैट जो है उसको भी मैमल ही कहते हैं, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक है, बैट चमगादड़ भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इस वजह से उसे फिशेज अपने बच्चों को दूध, ट्रू फिशेज अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। वेल भी जो है ये मेरे ख्याल में, वेल के बारे में आपको कंफर्म करके बताऊंगा इसको मैमल क्यों कहते हैं, शायद ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है इस वजह से, ये बाद में कंफर्म कर दूंगा। मोस्ट लैंड वर्टिब्रेट्स आर टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स का पोड यहाँ भी वर्ड आए तो पैर आपके दिमाग में आने चाहिए या टांगे आनी चाहिए आपके दिमाग में। तो ज्यादातर जमीन पर चलने वाले वर्टिब्रेट्स जो हैं वो टेट्रापोड्स हैं। इन टेट्रापोड्स का दूसरा दूसरा मतलब, सिंपल मतलब है फोर फुटेड, चार टांगों वाले। जमीन वाले वर्टिब्रेट्स कौन से हैं जी बताएं आप। मैमल्स हैं जमीन पर वर्टिब्रेट है। उसके अलावा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स भी जमीन पर है। परिंदे तो हवा में उड़ते हैं, मछलियां पानी में। इन फोर फुटेड amphibians and reptiles, the legs emerged from the sides of body and the S regal is retained as part of the body। अब देखो, फोर फुटेड एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में ये मैं बात मैंने पहले भी की है, इसने भी पहले की है, इसने यहाँ पर दूसरी तरीके से कर दी है, बात वही की है। ये मैं दिखाता हूँ अभी आपको एक, कोई भी रेप्टाइल दिखा के दिखाता हूँ, कहना क्या चाह रहा है। चलिए ये सही रहेगा। हाँ ये एक रेप्टाइल है, ठीक है। उसमें कह रहा है कि इनकी चार टांगे भी हैं मूवमेंट के लिए, और चार टांगों के साथ जो बेली वाले मसल है ना, वो भी साथ साथ पूरे पूरे एस रिगल के लिए काम कर रहे हैं। एस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मूवमेंट एस की फॉर्म में होती है, इनके मसल की कॉन्ट्रेक्शन एस फॉर्म में होती है। तो रिगल का मतलब है रेंगना, तो बेली के मसल रेंगने के भी काम आते हैं, और चार टांगे भी मूवमेंट के लिए काम आती हैं वैसे। ठीक है जी। बात उसने दूसरी तरह की है, बेसिकली बात वही है। और ये सारा टॉपिक की पिछली बातों पर ही है, बस दूसरे दूसरे तरह से बात करेगा वो। याद जो आपने करना था वो कर लिया है, इसको आप पढ़ेंगे तो साथ ही याद हो जाएगा। गर्डल्स एंड लिम्स ऑफ टेट्रापोड्स शो क्लियर कट होमोलॉजीज इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर, यही बात कर रहा है। देखो मैंने आपको बताया भी था कैसे पेक्टोरल गर्डल इंसान का और फिश का भी जो पेक्टोरल फिन है वो आपस में थोड़ा थोड़ा मिलता है ना, मिलता था ना। और पेल्विक फिन उसका हमारे पेल्विक, और इसी तरह ही एम्फीबियंस रेप्टाइल्स और भी हमसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। उनके में भी पेक्टोरल गर्डल है, और जो है वो पेल्विक गर्डल है। ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई हुई हैं। ये देखो, ये इसका पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल है सॉरी, ठीक है। और इसके लिम्स भी हमसे मिलते जुलते ही हैं। होमोलॉजी का मतलब है एक जैसा होना, और हेट्रोलॉजी मुख्तलिफ होना। तो क्लियर कट होमोलॉजीज हैं। फंडामेंटल यानी बुनियादी जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें क्लियर कट होमोलॉजीज हैं। ह्यूमरस हम में भी है, देखो ह्यूमरस बर्ड्स में भी है। अच्छा जी। अब वो बताएगा कैसे कैसे होमोलॉजीज हैं। द टेट्रापोड पेल्विक गर्डल इज यूनाइटेड फर्मली टू द सैक्रल रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये बात तो आपको याद होगी होगी कि टेट्रापोड का जो पेल्विक, यानी कि जिस तरह इंसानों का जो पेल्विक गर्डल है यानी कि पेल्विक बोन है, वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती है ना। और वर्टिब्रल कॉलम के कौन से हिस्से के साथ अटैच होती है, सैक्रम के साथ ना। तो यही कह रहा है कि वर्टिब्रल कॉलम के सैक्रल रीजन के साथ पेल्विक गर्डल अटैच होता है। और टेट्रापोड का भी बिल्कुल इसी तरह, यानी कि चार टांगों पर चलने वालों का भी सेम इसी तरह ही। इट इज composed ऑफ ऑन ईच साइड ऑफ थ्री कार्टिलेजिनियस बोन्स, इनके तीनों साइडों पर तीन कार्टिलेजिनियस बोन है। इलियम इशियम प्यूबिस, ये इंसानों में भी हैं उनमें भी है। A depression, the acetabulum usually located at the point of junction of these three bones।
मैंने आपको वो वाली पिक्चर अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको दोबारा भी दिखा देता, आप दोबारा वो पिक्चर देख लीजिएगा। कि वो जो हिप बोन वाली पिक्चर है जिसमें फीमर भी साथ लगी हुई है, बहुत सारी पिक्चर हैं। उसमें एसिटाबोलम भी बना हुआ है, ठीक है। एसिटाबोलम बेसिकली वहां बनता है जहां पर इलियम इशियम पोबस तीनों आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। उस जंक्शन पर एसिटाबोलम बनता है। और वहां पर ना एक सॉकेट बन जाती है। उस सॉकेट का मतलब है जिसमें कोई चीज जा सके। ये हमारी जो बोर्ड में भी सॉकेट, जो सॉकेट होती है बिजली वाले बोर्ड में, उसमें भी वो शू जाता है, तो उसको इसीलिए सॉकेट कहते हैं। तो ये सॉकेट से बन जाती है। तो उसके अंदर फीमर का हेड अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। A depression यानी socket, the acetabulum usually located at the point of junction of these three bonds, यानी कि इलियम प्यूबिस के जंक्शन पर एक एसिटाबुलम प्रेजेंट होता है जो कि एक डिप्रेशन होता है। फर्निशेस द आर्टिकुलर सरफेस फॉर द फीमर। तो इस एसिटाबुलम का क्या फायदा है कि ये डिजाइन, फर्निशेस का मतलब है डिजाइन कर देता है, सजा देता है। किसको? आर्टिकुलर सरफेस ऑफ फॉर द फीमर। ये क्या करता है? सजा देता है एक आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस का मतलब है एक ऐसी सरफेस जो जुड़ती है किसी और चीज से। तो एक ऐसी जुड़ने वाली सरफेस सजा देता है, किसके लिए? फीमर के हेड के लिए। ठीक है, ये देखो मैंने कितनी अच्छी ट्रांसलेशन की है। अपनी तारीफें कर ही थका नहीं हूं मैं अभी तक। द लिम्स ऑफ टेट्रापोड्स आर फंडामेंटली सिमिलर। जो लिम्स है ना टेट्रापोड्स के, वो बेस बुनियादी तौर पर सेम ही है। फोर एंड हाइंड लिम्ब आर आल्सो अलाइक। अगले और पिछले टांगे भी तकरीबन सेम। द टेट्रापोड लिम्ब इज प्रिमिटिवली, प्रिमिटिवली का मतलब है बहुत पुराने, या तारीख से ही, पुराने वक्तों से ही प्रिमिटिवली। द टेट्रापोड लिम्ब इज प्रिमिटिवली पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल है कि इनके इनके आगे पांच उंगलियां होती हैं। डेक्टाइल डिजिट्स, डेक्टाइल और डिजिट एक ही चीज है, इनकी आगे पांच पांच उंगलियां होती हैं। रिडक्शन एंड फ्यूजन अकाउंट्स फॉर मेनी वेरिएशंस फ्रॉम द प्रिमिटिव कंडीशंस दैट आर इनकाउंटर्ड। लेकिन ये बात है कि इनमें यानी कि जो पेंटाडेक्टाइल है इसमें रिडक्शन भी हुई है, कुछ की उंगलियां कम हुई हुई हैं और कुछ में फ्यूजन्स भी हुई हैं। जैसे ये हूफ, खुर बने हुए हैं, खुर। बकरी की कोई उंगलियां आगे से आपको नजर आती हैं? ज्यादा नहीं, खुर से बने हुए हैं, ठीक है, हूफ से। और इसी तरह ही घोड़े के देखो, ठीक है, खुर बन गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ममेलियन लोकोमोशन द लेग्स प्रोजेक्ट बीनीथ द बॉडी प्रोवाइडिंग मोर इफेक्टिव सपोर्ट। इसकी ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं, कि चलो कर ही देता हूँ। कि मेमोलियन की लोकोमोशन में जो लेग्स हैं वो नीचे की तरफ होती हैं ताकि ज्यादा इफेक्टिव सपोर्ट हो। मैमल जब आपने देखना है तो आप देखो, कुत्ते को देखो, बकरी को देखो, तो ज्यादा अच्छा मैमल डिस्क्राइब होगा इंसान की निस्बत। इन रनिंग मैमल स्ट्राइड लेंथ एंड पावर आर इंक्रीज्ड बाय आर्चिंग द स्पाइन फर्स्ट अपवर्ड विद द लिम्स फुली एक्सटेंडेड। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, यानी कि दौड़ते हुए मैमल्स में, कि जब बैक जो है वो आर्च करती है, जब उनकी पीछे वाली स्पाइन जो है उसका खम बनता है, तो उसी टाइम पर ही जो उसके टांगे होती हैं वो फुल एक्सटेंड होती हैं। ये देखो मैंने एक बिल्कुल सिंपलेस्ट सा घोड़ा बना दिया, या बकरी बना दी है, घोड़ा ही समझ लें। ये जी घोड़ा। दो टांगों वाला घोड़ा। ठीक है, ये बताना ये चाह रहा है कि इसकी ये जो स्पाइन है ना इसमें खम आता है, ठीक है। स्पाइन आर्च आर्च कर देती है, आर्च की तरह की है। और उस टाइम इसकी जो टांगे हैं वो मुकम्मल तौर पर फ्लेक्स नहीं होती, बिल्कुल सीधी सीधी होती है, एक्सटेंड। तो इस तरह इनकी पावर बढ़ती है, इनके दौड़ने की रफ्तार बढ़ती है। फ्लाइट हैज इवॉल्व्ड इन थ्री टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स नेमली इन pterodactyl birds एंड bats। ठीक है। जो तीन किस्म के वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो फ्लाइट है वो देखने में आती है। उनमें बर्ड एक है, बर्ड्स में, नॉर्मल बर्ड्स में हमें फ्लाइट देखने में आती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर बैट्स में देखने में, बैट्स बर्ड्स का हिस्सा नहीं है, बैट्स मैमल है, ठीक है, क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। टेरोडेक्टाइल्स की मैंने कोई भी पिक्चर डाउनलोड करके नहीं रखी, ये वर्ड शायद मेरी नज़र से गुजरा नहीं है, तो इसकी पिक्चर मैं बाद में आपको दे दूंगा। लेकिन इससे मुराद ये कोई बहुत ही पुराने एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो मेरे सामने मैंने अभी गूगल से निकाली है। एक बड़ी लंबी लंबी इनकी चूंचे हैं, चूंजे हैं, चूंजे हैं। और ये बड़े बड़े इनके पर हैं जी। और अभी ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब है अभी ये दुनिया में मौजूद नहीं है।
ये तीनों चीजें उड़ती हैं। टेरोडेक्टाइल्स तो पहले उड़ते थे, अब तो बेचारे दुनिया में नहीं रही, अल्लाह इनको जन्नत में जगह थे, मतलब ये बेहतर तरीके से अभी सो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। बर्ड्स, वैसे तो जानवरों में से किसी ने भी जन्नत दोजख में नहीं जाना। टेरोडेक्टाइल्स भी मर मरा गए। बर्ड्स एंड बैट्स ये अभी तक हैं। जिस तरह से हम पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, ये बर्ड्स भी ज्यादातर थोड़े टाइम बाद एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, फिर रहेगा नाम अल्लाह का। इट इन्वॉल्व्स फार मोर मस्कुलर एफर्ट देन स्विमिंग एंड वॉकिंग ऑन और रनिंग। तो जो उड़ना है ये सबसे ज्यादा मस्कुलर एफर्ट इसमें लगती है जी, तैरने से भी ज्यादा, चलने से भी ज्यादा, दौड़ने से भी ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सही रह गया आपको। हाँ, दो पैराग्राफ है। To generate sufficient lift to remain airborne, a flying organism must have wings with a large surface area in contact with the air and must beat its wings powerfully। दो चीजें विंग्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दो विंग्स की दो प्रॉपर्टीज जरूर होनी चाहिए। किस चीज के लिए? जहाँ परिंदे को ऊपर उड़ाने के लिए, एक उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वो उतना आसानी से ऊपर उड़ा सकेगा। और दूसरा, वो जो विंग है ना, उसके अंदर जो मसल है उनमें इतनी ताकत होनी चाहिए जिसकी वजह से वो विंग्स को बड़ी जोर से फड़फड़ा सके। ठीक है। द स्केलेटन ऑफ बर्ड्स इज हाईली मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। अब ये दोबारा स्केलेटन ऑफ बर्ड पर आ गया। ये बात मैंने पहले भी की हुई है, अब दोबारा रिपीट ही होनी है, ये पूरा पैराग्राफ रिपीट ही होना है। अगर कोई ऊपर नीचे चीज हुई तो बता दूंगा दोबारा कि स्केलेटन, जो बर्ड्स का स्केलेटन है, ये फ्लाइट के लिए मॉडिफाई हुआ है। Among the more obvious adaptations are the enlargements of pectoral girdle and development of sternum to form a massive keel for the attachment of flight muscles। जो दो सबसे बड़ी अडेप्टेशन, दो सबसे बड़ी तब्दीलियां आई हैं, एक तो जी के पेक्टोरल गर्डल जो है ना इनका, यानी कि शोल्डर वाला हिस्सा, ये जरा तगड़ा हो गया है इनका, क्योंकि वहां के जो मसल हैं उन्होंने ही, शोल्डर वाले हिस्से के जो मसल हैं ना, उन्होंने ही आगे विंग्स में जाके विंग्स को ऊपर नीचे करना है ना, तो पेक्टोरल गर्डल इनका तगड़ा हो गया। एक तो, और दूसरा, स्टर्नम जो है इनकी, सॉरी, स्टर्नम जो है इनकी वो एक हड्डी बन गई है, लंबी और चौड़ी, जिस जो कि बहुत ज्यादा मसल को अटैचमेंट देती है। द सुप्रा कोराकोइड मसल्स प्रोवाइड पावर फॉर द अपवर्ड स्ट्रोक। तो इनका जो सुप्रा कोराकोइड मसल है वो पावर देता है अपवर्ड स्ट्रोक के लिए। अच्छा, इसके लिए मैंने कुछ शायद पिक्चर डाउनलोड की थी, शायद नहीं की। मेरा नहीं ख्याल की हुई है, अल्लाह करे की हो, नहीं तो ये समझाया समझाया नहीं जाना आपको। चलें, वो तो नहीं समझा सका। एक दफा आपको बैट दिखा देता हूँ। ये बैट की शक्ल, बैट चमगादड़ कुछ इस तरह की होती है, देखो। ये मैमल है जी, बर्ड नहीं है ये। क्योंकि ये अपने परिंदों को दूध पिलाती है, यहाँ पर इसके दूध पिलाने के लिए कुछ निpples वगैरह भी होते हैं। ये क्या है? हाँ, मिल गया, शुक्र है मैंने डाउनलोड किया हुआ है, शुक्र है। अच्छा जी, ठीक है, ये आ गया होगा आपके सामने। हाँ, ये बेसिकली एक पर दिखाया हुआ है। सबसे पहले मैं इसकी हड्डी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कील ऑफ द स्टर्नम दिखाई हुई है, ये आगे से कील सी बनी हुई है। ठीक है, स्टर्नम को ही मॉडिफाई होकर ये कील सी बनी है। अब आगे ये स्कैपुला है। ठीक है, ये हड्डी स्कैपुला है। ये आगे हड स्कैपुला आगे ह्यूमरस के साथ अटैच है। ये परिंदों की बात हो रही है, इंसानों की नहीं। और देखो कितना इंसानों से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। ह्यूमरस है और ह्यूमरस के आगे रेडियस और अल्ना है, और ये मेटाकार्पल्स हैं, और ये आगे देखो कुछ मेटाकार्पल्स के आगे कुछ टीचर ओश और पहुंच गई। यहाँ पर सिर्फ उसने एक ही मसल का जिक्र किया है। और सबसे पहले तो ये देखो, इसके पेक्टोरालिस मसल भी अच्छे भले तगड़े हैं। ठीक है, दूसरा सुप्रा कोराकोइडस मसल जो है, ये वाला है, ये मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ, ये वाला मसल। ठीक है, और ये वाला मसल है ये देखो कैसे यहां से जाता है
और ये स्कैपुला के पीछे से होके और इधर लगता है। ठीक है, और यहाँ से भी ये जाता है और स्कैपुला के पीछे से होके इधर लगता है। तो यानी कि ये अच्छे तरीके से विंग्स को ऊपर नीचे करवा पाएगा यहाँ से। ये सोचो अगर ये सीधा या इधर लग जाता ना तो अच्छे तरीके से नहीं करवा सकना था इसे। ये अगर आप 1 मिनट के लिए खुद भी सोचो ना, ये सीधा इधर लग जाता तो ये अच्छे तरीके से ऊपर नीचे नहीं विंग्स कर, बट जोर जोर से नहीं। अब ये पीछे से जाके हिंज बन गया, मतलब यहाँ पर वट आ गया ना इसे, तो ये बड़ा तगड़ा मूव करवाएगा। नजर भी आ रहा। द सुप्राकोरॉइड मसल प्रोवाइड्स पावर फॉर द अपस्ट्रोक द लिफ्टिंग। ठीक है, अपवर्ड स्ट्रोक के लिए सुप्राकोरॉइड मसल बड़ी पावर देता है। द लिफ्टिंग एक्शन इज पॉसिबल बिकॉज द टेंडन ऑफ सुप्राकोरॉइड मसल passes थ्रू एन ओपनिंग इन द foramen ट्राइओसियम formed between the scapula coracoid and clavicle bone and is attached to the upper surface of humerus। मैं दोबारा बता देता हूँ इसने बात क्या की है। बात ये कर रहा है बेसिकली, यहाँ पर ना इसने क्लेविकल नहीं दिखाई। एक मैंने और डायग्राम दिखाई थी, उसमें क्लेविकल भी दिखाई हुई थी, लेकिन वो साइड से थी तो वहां पर ये मसल नहीं बनाया हुआ था। वो मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ वैसे। ये वाली, ये देखो ये क्लेविकल है और ये स्कैपुला है। ठीक है, ये स्कैपुला है यहाँ पर, ये क्लेविकल है, क्लेविकल है, और ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला। तो अगर हम देखें तो वो मसला यहाँ पर कैसे अटैच होगा बेसिकली, वो यहाँ से मसला आएगा, यहाँ से मसला आएगा और इनके दरमियान से फोरामेन ट्राइओसियम से होकर इधर अटैच होगा। ठीक है, ऐसे कुछ मसल अटैच होगा। वहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रही थी। तो यहाँ पर कहीं फोरामेन ट्राइओसियम होता है स्कैपुला और क्लेविकल के दरमियान, जिसके दरमियान से गुजर कर ये मसल ह्यूमरस के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है। ये ह्यूमरस के ऊपर अटैच होता है, पीछे से दिखाया भी होगा। The number of bones is reduced as compared to those in the limbs of other vertebrates and many bones are fused together to increase strength। पहली बात ये है कि तो ये है कि इनकी हड्डियां भी कम की हुई हैं दूसरे जानवरों से। ये हम इसको ही देख लें अगर, तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ह्यूमरस हम में भी है, इनमें भी है, रेडियल लाइन इनमें भी है, हम में भी है। मेटाकार्पल्स हमें 8 होती हैं या 7 होती हैं, याद भूल जाता है हमेशा वो, शायद 8 होती हैं। इनमें कम है। ठीक है, ये 1 2 3 4 ही है बस, और आगे कुछ भी नहीं है। मेटाकार्पल्स ही हैं और आगे कुछ भी नहीं। ठीक है, मेटाकार्पल कोई वो नहीं है, फ्लैंजेस शलैंजेस है ही नहीं, कार्पल्स भी नहीं। कार्पल्स ही शायद हो इनमें, कुछ मुझे इतना आइडिया नहीं है इनका। ना ही स्केलेटन इनका, बर्ड्स का स्केलेटन आपके टॉपिक सब्जेक्ट में है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हड्डियां कम हुई हैं। द शेप ऑफ द विंग्स ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द स्पीड एंड टाइप ऑफ फ्लाइट विच कैन बी अचीव्ड। तो जो शेप है विंग्स की वो इस बात पर का इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर डालना, असर डालना। तो असर डालती है इस बात पर कि कितनी ज्यादा स्पीड होगी और कितनी किस तरह की फ्लाइट होगी, यानी एक्टिव फ्लाइट होगी, पैसिव फ्लाइट होगी। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग नैरो विंग्स लाइक दोज ऑफ गल्स। गल्स ये समंदर में रहने वाले ज्यादातर जानवर परिंदे होते हैं। मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ। समुंदर में रहने का मतलब ये नहीं कि पानी के अंदर रहते हैं, मतलब ये है कि ये वहाँ जजीरों वगैरह में भी रहते हैं। और कुछ परिंदे तो ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर भी लैंड करते हैं, उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, फिर मछलियों के ऊपर लैंड करते हैं, फिर समुंदर में ही उड़ते रहते हैं। समुंदर के ऊपर बड़े परिंदे होते हैं, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। शायद ये मैंने पहले भी आपको पिक्चर दिखाई हुई है, नहीं शायद वो नहीं दिखाई, दिखा भी देता हूँ। दिखाई हुई थी, चलो। ये वाली पिक्चर, ये है सी गर्ल्स, सी और गर्ल्स। सी मतलब समुंदर, और गर्ल्स ये खास किस्म के परिंदे हैं। इनके देखो, इनके पर जो है वो बरीक बरीक मतलब नैरो हैं, ज्यादा चौड़े नहीं है। ठीक है, हालांकि चिड़िया जो होती है उसके साइज के हिसाब से उसके पर बड़े चौड़े होते हैं, लेकिन ये नैरो से हैं लेकिन लंबे बड़े। ठीक है, तो हर परिंदे के पर भी अपने उसके हिसाब से होते हैं, जिस तरह का उसने काम करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग नैरो विंग्स यानी कि लंबे और बारीक नैरो विंग्स जो हैं गर्ल्स के और दूसरे सी बर्ड्स के आर आइडियल फॉर ग्लाइडिंग इनटू विंड। तो ये लंबे और जरा
नैरो किस्म के जो विंग्स है ना, ये ग्लाइडिंग के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं। जबकि जो शॉर्ट ब्रॉड विंग्स है, देयर लाइक दैट ऑफ मैनी गार्डन बर्ड्स, जैसे कि गार्डन बर्ड्स कौन से है? ये हमारी चिड़िया गार्डन बर्ड, ये बेचारी जो गार्डन में रहती है। ये देखो, ये हमारी चिड़िया आ गई गार्डन बर्ड। इसके पर देखो, इसके पर वैसे फैलाए हुए मुझे दिखाने चाहिए थे, लेकिन ये चलो बंद ही दिखा दो, लेकिन इसके पर चौड़े होते हैं काफी, वो जो दिखाए थे ना उनकी निस्बत। शॉर्ट ब्रॉड विंग्स लाइक दोस ऑफ मैनी गार्डन बर्ड्स आर इफेक्टिव फॉर स्लो फ्लैपिंग फ्लाइट। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फ्लैप करने के लिए। अब देखो ब्रॉड होगा ना विंग तो जरा, यानी कि एक दफा ही लग जाएगा ना, एक दफा ही परिंदा जोर से ऊपर करके नीचे कर देगा तो जरा ज्यादा देर तक परिंदा ऊपर रहेगा। ठीक है। तो जो नैरो वाले हैं वो ग्लाइडिंग के लिए जरा से ज्यादा अच्छे। एंड पर बात उसने बैट की है। बैट्स हैव अ क्वाइट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ विंग बोन्स बट शो अ पैरेलल रेंज ऑफ अडेप्टेशन फॉर फ्लाइट। बैट के विंग बोन्स जो है ना, विंग बोन्स है वो जरा फर्क से होती हैं, वो आपको मैंने दिखाया भी है बैट किस तरह की होती थी। दिखाई भी है बैट में, ये देखो बैट का बिल्कुल अपना ही, बैट का अपना ही जहान है। बाबियां दे वखरे ही जहान। अल्लाह। अब बैट तो देखो, बैट के विंग्स का अपना ही स्ट्रक्चर है, कितना अच्छा है। ठीक है। ये देखो, हालांकि बैट से बंदे को डर ही लगता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखो कि नॉर्मल परिंदों से फर्क होता है। ठीक है। बैट के विंग्स के बारे में ज्यादा बात नहीं की हुई, मैं भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है जी। ये मैंने चैप्टर सारा कंप्लीट कर दिया, अखीर अनथक मेहनत के बाद। और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और मुझे भी जज़ाए खैर दे। तो चैप्टर एंड हो गया, इंशाल्लाह कल से अगला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। पढ़ भी लेना इसको साथ, 1.5x पे सुन लेना इसको। ठीक है जी। मैं अब इसको एंड कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़।